नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास आपकी सीडीपी की महा मैराथन क्लास होने वाली है। आप लोग ऐसे समझिएगा कि आज की क्लास में आपका सीडीपी से अगर एक भी प्रश्न कट जाए, एक भी नंबर कट जाए तो आप कहिएगा। आज की क्लास जो है वो आपकी 30 में 30 दिलाने की गारंटी है। आज आपका हर वो कंटेंट जो है, हर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराया जाएगा जिससे आपके सीडीपी में आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर चीज़ें इसमें आपकी कवर कर ली गई हैं, तो ऐसे समझिएगा कि ये महामैराथन जो है वो उसमें आपको वो कंटेंट मिलेगा जो आपके एग्जाम में आपको सीधे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। हर चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। एक तरीके से ऐसे समझिएगा कि ये आपके लिए गारंटी होने वाली है आपके एग्ज़ाम में। एक बार इस क्लास को देखने के बाद में अगर आप पेपर देने जाते हैं तो विश्वास रखिएगा कि आपके 30 में से 30 पक्के हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं, क्लास को शेयर करें जल्दी से सभी साथियों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये क्लास जो है वो आपके सीटेट के लिए ऐसे समझिएगा कि जड़ी बूटी साबित होने वाली है। अगर आपका सीटेट एग्जाम इस क्लास को देख करके ऐसे समझिएगा, हम आपसे कहेंगे कि 30 में 30 सीडीपी की जो गारंटी है वो ये है। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। क्या है पूरा कंटेंट, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम जो बाल विकास पढ़ रहे हैं वह है क्या। ठीक है, क्या जानते हैं? हम जानना चाहेंगे कि जो हम बाल विकास पढ़ रहे हैं वो है क्या आखिर में। ठीक है, चलिएगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे। क्लास को किसी भी तरीके की जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो बाल विकास क्या है? तो बाल विकास बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बच्चों की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ऐसे समझिएगा कि बाल विकास में आप क्या करते हैं, बाल विकास में हम बच्चों की उसके वर्ष के हिसाब से, उसकी साल के हिसाब से उसका अध्ययन करते हैं। यही हमने लिखा है कि विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है कि जो बच्चा 1 साल का बच्चा है तो वो कैसे सोच सकता है, उसका शारीरिक विकास किस प्रकार से होगा, उसका मानसिक विकास किस प्रकार से होगा। इन चीज़ों के बारे में जब बच्चा देखता है, सीखता है, उस चीज़ों के बारे में हम जो पता करते हैं वो हमारा बाल विकास कहलाता है। ठीक है, बाल विकास की अवस्थाओं की अगर बात करें तो एक वैज्ञानिक थे सैले। तो सैले के अनुसार बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था जो होती है वो आपकी 0 से 5 वर्ष की होती है। बाल्यावस्था की बात करें तो आपकी 6 से 12 वर्ष की होती है। और बात करें अगर किशोरावस्था की तो आपकी 13 से 18 वर्ष की होती है। तीनों की विशेषताएं आपके पेपर में देखने को मिल सकती हैं, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं कि क्या है उसकी पूरी जानकारी। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम शैशवावस्था की कि शैशवावस्था क्या है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें ऐसे समझिएगा कि 0 से 5 वर्ष की जो अवस्था है वो हमारी शैशवावस्था कहलाती है। ठीक है, इसमें बालक का तीव्र शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास होता है। आप देखिएगा कि छोटा बच्चा जो है, जो जन्म लिया है, जिसने जो पैदा हुआ है, तुरंत 5 साल के अंदर उसमें किस तरीके का उसका शरीर का विकास होगा। बिल्कुल छोटा सा बच्चा लगेगा, 5 साल के अंदर वो हर चीज़ सीख जाएगा, चलना सीख जाएगा, बोलना सीख जाएगा, चीज़ों को समझना सीख जाएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब चीज़ों को समझना सीखेगा तो उनमें मानसिक विकास भी होगा। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया इसमें सबसे ज़्यादा तीव्र होती है। दोहराने की प्रवृत्ति इनमें सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे समझिएगा कि बच्चे ऐसे होते हैं कि इन्होंने जो एक चीज़ की हट पकड़ ली वही चीज़ करेंगे। छोटा बच्चा है, अब वो किसी चीज़ को पकड़ रहा है, आपने उसका हाथ वहाँ से हटा दिया तो कोशिश करेगा बार बार उसी चीज़ को छूने की। ठीक है, आत्म प्रेम की भावना होती है इन बच्चों के अंदर, मतलब खुद को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। अगर इनको थोड़ी सी भी चोट लगी तुरंत उस चीज़ से हट जाएंगे, रोने लगेंगे। तो हम जब उस चीज़ को पीटते हैं, जैसे मान के चलिएगा कोई बच्चा है वो मेज से टकरा गया, ठीक है, तो वो रोने लगा, क्यों? उसे दर्द हुआ तो उसे लगता है मेरी बहुत चोट लग गई। तो जब हम उस मेज पर 2-3 थप्पड़ मार देते हैं तो वो बच्चा हंसने लगता है, चुप हो जाता है। तो उसमें आत्म प्रेम की भावना होती है। नैतिक भावना की अभाव होता है उनमें। ये नहीं होता कि वो नैतिक के अच्छा बुरा सीख सके। 5 साल का बच्चा क्या अच्छा बुरा जानेगा। ठीक है, तुमने इस चीज़ का अभाव होता है। अनुकरण द्वारा सीखते हैं, जैसे हम लोग करेंगे वैसे ही बच्चा करेगा। अगर हमारा घर का जो माहौल है वो एक शिक्षित माहौल है, एक संस्कार के साथ में जुड़ा हुआ माहौल है, तुम्हारा बच्चा भी वैसा ही सीखेगा। देखिएगा एक घर में जहाँ पर गाली गलौज काफ़ी ज़्यादा होती है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो बच्चा 5 साल का बच्चा जब पहुँचता है तो वो खुद गाली देना सीख जाता है। आस पड़ोस में ये लगता है छोटा बच्चा गाली दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल में क्या कारण है कि उसकी जो परवरिश है वो सही तरीके से नहीं हो रही है।
ठीक है। छोटे बच्चे में अभी तो उसकी अच्छी लग रही है, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होगा तो एक समाज के लिए वो एक अच्छा निर्णय नहीं ले पाएगा। ठीक है। तो इनमें अनुकरण की भावना काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो अनुकरण से ऐसे समझिएगा कि ये लोगों को देख करके काफ़ी ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है। देखिएगा अगली आपकी जो है वो आपकी है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या है? इसकी जो है वो 6 से 12 वर्ष की अवस्था है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। इसमें जिज्ञासा की प्रबलता काफ़ी ज़्यादा होती है बच्चों के अंदर। वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखना चाहता है। मानसिक योग्यताओं में भी बच्चे की वृद्धि हो जाती है। वो चीज़ों को समझने लगता है, अपने परिवार को समझने लगता है। ठीक है। छोटे मोटे काम करने लगता है, छोटी मोटी जिम्मेदारी ले लेता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। अब देखिएगा 5 से जो 12 साल का बच्चा, 6 से 12 साल का जो बच्चा होता है, वो फिर ये लगता है, ये नहीं कहते हम लोग कि गाँव की भाषा में बच्चा बाढ़ में है अभी। ठीक है। मतलब बढ़ नहीं रहा है, बाढ़ में अभी बच्चा है, तो उसमें उतना अच्छा विकास नहीं हो पाता है। ठीक है। गंदी अवस्था बच्चा देख के मान के चलिएगा कि बच्चा खेल रहा है, और बच्चे को अगर कहीं गीली मिट्टी मिल गई तो बच्चा जा करके उसी में खेलेगा। कितना भी आप लोग रोकिएगा, वो मनाएगा, वहाँ पर लेट जाएगा, लूट जाएगा। ठीक है। मिट्टी में खेलना उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। स्कूल की अवस्था है, इस अवस्था में बच्चे का एडमिशन हम स्कूल में कराने लगते हैं। बच्चा अपनी आरंभिक शिक्षा प्रारंभ कर देता है, आत्म केंद्रित होता है। ऐसे समझिएगा उसे ये लगता है कि मैं ही सही हूँ घर में। उसने अगर अपने लिए बैट मंगाया तो बैट आना चाहिए उसका, नहीं तो घर में समझिएगा बहुत ज़्यादा बवाल होने वाला है। खेल की अवस्था, बच्चे खेलते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। इस अवस्था में और समूह में रहने की अवस्था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समूह में रहने की अवस्था इसलिए क्योंकि इसमें बच्चे के अंदर सोचिएगा, जब बच्चा विद्यालय गया, उसके दोस्त बने, तो उनका अलग सा एक ग्रुप सा बन जाता है। ठीक है। वो एक समूह में रहने लगते हैं सभी बच्चे कि ये मेरे दोस्त हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और आरंभ में स्कूल में गए तो उनमें एक दोस्ती सी हो जाती है। आप लोग शिक्षक बनेंगे तो आप जा कर के देखेंगे उन लोगों को कि वो लोग बहुत ज़्यादा ही लगाव में रहते हैं एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपकी एक किशोरावस्था, ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो ये हमारी एक विद्रोह की अवस्था होती है। इसकी अगर बात करें तो ये 13 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। 13 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चे को ये लगता है कि वो ही सही है, वो ही जो कुछ कर रहा है समाज के लिए वो सब उसका है। अगर उसके हिसाब से चीज़ें नहीं चलेंगी तो वो विद्रोह कर देगा, अपने घर वालों की बात नहीं मानेगा, समाज की बात नहीं मानेगा। कल्पना में रहता है, वो ये सोचता है कि अगर मैं तो हीरो बनूंगा, मैं सलमान खान जैसा हीरो बनूंगा, मैं शाहरुख खान जैसा हीरो बनूंगा, मैं लेफ्टिनेंट बनूंगा, मैं एक प्रधानमंत्री बनूंगा। तो इस तरीके से उसमें एक बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए कल्पना करने लगता है। मैं इतना बड़ा घर बनाऊंगा कि जिसमें बहुत से लोग रहेंगे, या मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। इस चीज़ की उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रवृत्ति पाई जाती है। बहादुर होता है, वीर पूजे की भावना पाई जाती है। विषमलिंगी आकर्षण होता है, मतलब लड़का लड़की की तरफ, लड़की लड़के की तरफ आकर्षण होने लगता है इसमें। ठीक है। आंधी तूफान की अवस्था में इसको इसलिए कहेंगे कि इसमें वो अपने निर्णय को सर्वमान्य मानता है। उसे लगता है कि मेरा जो लिया हुआ निर्णय है वो सही है, और समाज को मेरे निर्णय के हिसाब से ही चलना है। ठीक है। अगला है कि अमूर्त चिंतन करने लगता है। ठीक है। स्वाभिमान की भावना बहुत ज़्यादा होती है। उसमें ये लगता है कि जो सामने वाला है हमारी इज्जत करे। अगर वो हमारी इज्जत नहीं करेगा, हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, तो हमारे लिए वो गलत हो जाएगा। ठीक है। समाज सेवा और देश प्रेम की भावना भी इसके अंदर पाई जाती है। देखिएगा 13 से 18 साल का बच्चा जो होगा, आप ऐसे समझिएगा कि अगर 15 अगस्त और 26 जनवरी का कोई कार्यक्रम होता है हमारे विद्यालय में, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो वो जब बच्चा विद्यालय में जाता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है उस चीज़ को लेकर के। झंडा लेकर के जाएगा, बहुत सर पे टोपी झंडे वाली लगाएगा, हाथ में बैंड बांधेगा झंडे वाला, तो मतलब वो और नारे बहुत तेज लगाएगा। तो इस तरीके से उसमें एक तरीके देश प्रेम की बहुत भावना होती है। किसी दुखी को देखेगा तो खुद स्वयं दुखी हो जाएगा, किसी हंसने वाले को देखेगा तो हंसेगा, मुस्कुराएगा। इस तरीके की उसमें भावना हो जाती है। ठीक है। जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी ज़रूरत हो तो आप उस पर जुड़ सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पर मैसेज करेंगे, आप हमसे जुड़ जाएंगे। ऐसे समझिएगा कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। आज की क्लास को बनाने में मुझे कम से कम 30 दिन लगे हैं। उन 30 दिनों में ऐसे समझिएगा कि मैंने कम से कम आपके 40 PYQ जो सेट हैं, आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, कम से कम 40 पेपरों से उसको कंटेंट को देखा है, फिर उसका कंटेंट बनाया है। 30 दिनों की मेहनत है आपकी इस क्लास में।
तो आपके लिए वो चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इससे बाहर CDP का आपका कुछ भी नहीं आएगा, इसका विश्वास रखिएगा। क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए कहते हैं क्लास को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी लगेगा कि हमारी मेहनत जो है वो सफल रही और हमारे वीर जो है वो अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगला है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं। ठीक है, हमने बालक का विकास तो समय पढ़ लिया है, उसकी अवस्थाएं पढ़ ली। अब इसके कारक क्या हो सकते हैं, उसके दो कारक हो सकते हैं। एक तो अनुवांशिक या हम कहें वंशानुक्रम कारक, एक वातावरण। वंशानुक्रम से मतलब समझिएगा जो अपने माता पिता से बच्चे को प्राप्त होता है, जैसे आंखों का रंग हो गया, उसके शरीर का आकार हो गया, उसके बाल हो गए। ठीक है, अब देखिए कुछ जैसे कोई पिता है उसकी आंखें नीली हैं तो बच्चे की भी आंखें नीली होंगी, उस पिता के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं तो बच्चे के भी हो सकता है बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएं। ठीक है, इस तरीके की आदत पाई जाती है, वो हमारी वंशानुक्रम के अंतर्गत पाई जाती है। जान लेते हैं वंशानुक्रम क्या है। तो जब आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं तो माता पिता के बच्चे में ये गुण पाए जाते हैं। ठीक है, माता पिता से बच्चों में पाए जाने वाले गुण होते हैं ये, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, आगे इनके बारे में जान लेते हैं डिटेल से, ये हैं क्या। तो वंशानुक्रम के नियम हैं कुछ जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको। एक है आपका कि बीज कोषों की निरंतरता का नियम। इस नियम का प्रतिपादक बीजमैन ने किया, सही है। इनका विचार है कि माता पिता से प्राप्त बीजकोष कभी समाप्त नहीं होते हुए निरंतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। ठीक है, आपसे इसी से प्रश्न पूछेगा कि बीजकोष का जो नियम है जिसको बीजमैन ने दिया है उसका क्या कारण है। तो उसमें आप ऐसे समझिएगा कि जिसमें उनके जो गुण होते हैं माता पिता के, उसके बच्चे में जाते हैं, बच्चे के फिर उसके बच्चे में जाते हैं, उसके बच्चे के फिर उसके बच्चे में जाते हैं। तो उसके जो गुण होते हैं वो कभी समाप्त नहीं होते, एक दूसरे में निरंतर जाते रहते हैं। समानता का नियम ऐसे समझिएगा कि अगर किसी के माता पिता काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो उसका बच्चा जो है वो भी बुद्धिमान होगा, और अगर किसी के माता पिता कम बुद्धि वाले हैं, मंद बुद्धि हैं, तो उसका बच्चा भी मंद बुद्धि हो सकता है। तो उनमें जो समानता का गुण पाया जाता है वो हमारा समानता का नियम कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब है समान के समान, मतलब बुद्धिमान माता पिता के बुद्धिमान बच्चे होंगे और कम बुद्धि वाले माता पिता के कम बुद्धि वाले बच्चे होंगे। ठीक है, चलिएगा, समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं, आपके अगला है वातावरण। वातावरण के बारे में जान लेते हैं। वातावरण से क्या पता है कि वे सभी भौतिक और एवं अभौतिक वस्तुएं जो मानव की सर्वांगीण विकास को प्रभावित करती हैं वातावरण कहलाता है। ठीक है, जो मतलब कि व्यक्ति के जैसे बालक है उसके जो विकास में प्रभावित कर रही हैं बाहर की वस्तुएं, उसके शरीर के अंदर की वस्तुएं नहीं, शरीर के बाहर की जितनी भी वस्तुएं उसे प्रभावित कर रही हैं उसके सीखने में, उसके जानने में, वो हमारी वातावरण के अंतर्गत आती हैं। जो शरीर के अंदर की वस्तुएं उसे प्रभावित कर रही हैं, अंदर की चीज़ें उसे प्रभावित कर रही हैं, वो हमारी वंशानुक्रम के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें क्या आएगा, इसमें जो कारक होंगे वो आपको होगा परिवार। ठीक है, कि परिवार का माहौल कैसा, अगर देखिएगा परिवार का माहौल अच्छा है तो बच्चा क्या है, बच्चा अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखेगा, अच्छी तरीके से जानेगा, एक समाज में अच्छा निर्माण कर सकेगा। ठीक है, विद्यालय का अगर माहौल अच्छा है तो बच्चा उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाएगा। आस पड़ोस से बच्चे का सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर आपका आस पड़ोस अच्छा नहीं है, आदमी लोग कहते भी हैं कि आपके पड़ोसी जो माहौल है वो आपको बताता है। एक समझिएगा कि आप एक मोहल्ले में रहते हैं, उसमें ज़्यादातर बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हैं और जिनमें से बहुत ज़्यादा IAS बने भी हैं, तो आपका बच्चा भी कोशिश करेगा कि वो पढ़े और IAS जा करके बने। ठीक है, दूसरी एक मोहल्ला ऐसे समझिएगा कि जिसमें बच्चा जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, बाइक लेकर के माता पिता से लड़ रहा है, तो आपका बच्चा भी उसकी संगति में आकर के कितना भी आप रोके कोशिश करेगा कि आप लोगों के साथ में ऐसा बर्ताव करें, क्योंकि उसे समाज में देख करके उसे यही लगता है कि समाज तो ऐसा ही है, मैं इसी तरीके से चलना है। तो अपने जीवन में अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपना आस पड़ोस ऐसा ढूंढिए जहाँ पर उसका माहौल अच्छा हो। अगला है समाज एवं संस्कृति। ठीक है, इसका भी प्रभाव पड़ता है, आपका समाज कैसा है, आपके लोग कैसे हैं। अगर आपके आस पड़ोस में शराबी हैं या जुआ खेलते हैं लोग, या काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक माहौल जो है वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं बन पाता। ठीक है, मूलभूत आवश्यकताओं को समझिएगा कि ऐसे कि जैसे बच्चे की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उसको अगर हम पूरा नहीं कर पाते तो उससे बच्चे को सीखने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। आगे बढ़ते हैं, वातावरण के बारे में हमने जाना, इसकी कुछ और चीज़ें हैं, वही पेज रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तित्व भिन्नता क्या है। व्यक्तित्व भिन्नता के बारे में जान लेते हैं, ये है क्या।
देखिए, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समान नहीं होता, सही बात है। उनमें जो भिन्नता पाई जाती है उसे व्यक्तित्व भिन्नता कहते हैं। ऐसे समझिएगा कि हम हैं, आप हैं, या आप अपने जैसा किसी दूसरे को ढूंढ लीजिएगा जिसकी आदत, आकृति बिल्कुल आप जैसी हो, जो आप जैसा सोचता हो, आप जैसा चलता हो, आप जैसा खाता हो, आप जैसा दिखता हो, आपके जितने बाल हों, ठीक है। आप कभी भी नहीं ढूंढ सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा, आपको कभी अपने जैसा हूबहू मिलेगा ही नहीं। जो मिलेगा वो आपसे दूसरी तरीके से सोचता होगा। लोग कहते हैं विचार मिल गई, विचार मिलने से आकृति नहीं मिल सकती, ठीक है। आपका चेहरा अलग तरीके का, उसका चेहरा अलग तरीके से है, ठीक है। आपकी बुद्धि अलग चल रही है, उसकी बुद्धि अलग चल रही है, तो इनमें जो भिन्नता पाई जाती है हमारी, वो व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है। ये भिन्नता जो है वो निम्न प्रकार की होती है। आपकी शारीरिक भिन्नता, शरीर की आकृति भी सभी की चेंज होती है, ठीक है। मानसिक भिन्नता, कोई किस तरीके से सोचता है ये हमें क्या पता चलेगा। अब जैसे ऐसे मान करके चलते हैं कि आप क्लास में सबसे होशियार बच्चे थे, तो आपकी क्लास में कोई आपसे कम होगा, थोड़ा और कम होगा, थोड़ा और कम होगा, कोई आपसे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरीके की जो भिन्नता पाई जाती है, मानसिक भिन्नता हुई। रुचि, अब किसी को किसी कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा रुचि है, किसी को किसी कार्य को करने के लिए बिल्कुल भी रुचि नहीं है, ठीक है। विचारों में आप कैसा सोचते हैं, जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति वैसा सोचता हो, कोई अपने तरीके से सोचता हो। आप सोच रहे हैं कि हमें शिक्षक बनना है, कोई सोच रहा होगा हमें डॉक्टर बनना है, तो ये भी तो भिन्नता है, ठीक है। अधिगम में भिन्नता, अब ऐसे समझिएगा कि पढ़ाई में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, दूसरा बच्चा उतना अच्छा नहीं है पढ़ने में, तो ये जो भिन्नताएं पाई जाती हैं वो हमारी व्यक्तिगत भिन्नताएं कहलाती हैं, ठीक है। इनको प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं, जैसे वंशानुक्रम हो गया। अब माता पिता अगर अच्छे हैं तो जरूरी नहीं बच्चा भी अच्छा हो, या बच्चा अच्छा है तो जरूरी नहीं माता पिता भी अच्छे हों। कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं जो बच्चों में अपने आप माता पिता से प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। वातावरण से समझिएगा, हमने आपको बता दिया है काफ़ी डिटेल में कि जो आपका आस पड़ोस है, आपका माहौल है, अगर वो अच्छा होगा तो बच्चे में जो है भिन्नता अच्छी तरीके से होगी। और व्यक्तिगत भिन्नता से बच्चों में ऐसे समझिएगा कि वातावरण में ऐसा होता है कि तमिल की जो लोग हैं वो दूसरे तरीके के हैं, यूपी के जो लोग हैं वो दूसरे तरीके के हैं, पंजाब में जो लोग हैं वो दूसरे तरीके के हैं, अमेरिका में जो लोग हैं वो दूसरे तरीके के हैं। तो इनमें जो भिन्नताएं पाई जाती हैं वो हमारी वातावरण के कारण भिन्नताएं पाई जाती हैं। वंशानुक्रम के कारण भिन्नताएं का मतलब ऐसे समझिएगा यहाँ पर कि किसी का जो बच्चा होता है वो गोरा होता है, किसी का बच्चा सांवला होता है, ठीक है, और किसी की आंखें नीली होती हैं, किसी की नाक थोड़ी लंबी होती है। तो ये जो भिन्नताएं पाई जाती हैं वो हमारी वंशानुक्रम के कारण होती हैं, वातावरण के कारण हमने आपको बता दी। आर्थिक दशा के कारण भिन्नता, कोई काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला होता है, कोई थोड़ा गरीब होता है, कोई मध्यम क्लास वाला होता है, ठीक है। प्रजाति या देश के, अब जैसे भारत देश की भिन्नता जो अलग है और अमेरिका की भिन्नताएँ हैं, दोनों में नहीं है, ठीक है। आयु, कोई उम्र में बड़ा होता है, कोई बुद्धि में बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके की जितनी भी ये भिन्नताएं पाई जाती हैं वो हमारी व्यक्तिगत भिन्नताओं में आती हैं। बुद्धि के बारे में जान लेते हैं। बुद्धि नहीं, वृद्धि क्या है? तो हमारे शरीर में होने वाले वह परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि से मतलब ऐसे समझिएगा कि हमारे शरीर में आकृति का बढ़ना, और ये कुछ ही समय तक होती है, जीवन भर नहीं चलती, ठीक है। वृद्धि है जिसका हम मापन कर सकते हैं। वृद्धि का एक मात्रक होता है, जैसे वृद्धि को माप सकते हैं कि आपका आज वजन जो है वो इतना है, आपकी लंबाई जो है वो 2 सेंटीमीटर बड़ी है, आपके जो वजन है वो इतना हुआ है। तो मतलब ऐसे समझिएगा जिसको माप सकते हैं, ठीक है। ये आपका ज़्यादा नहीं होता, ये आपकी कुछ ही उम्र तक रहता है। विकास क्या होता है? विकास आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, और वृद्धि आपकी केवल शारीरिक होती है, ऐसे समझिएगा। वृद्धि जो होती है वो आपकी केवल शारीरिक होती है, और विकास आपका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, आपका प्रत्येक तरीके का होता है। जिसमें विकास आपका शारीरिक भी होगा, आपका शरीर का विकास भी होगा, बुद्धि का भी विकास होगा, लेकिन वृद्धि में आपका केवल शरीर का ही विकास होता है, ठीक है। विकास वृद्धि का व्यापक रूप है। किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाला कोई भी परिवर्तन विकास कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और डिटेल से जानते हैं। वृद्धि और विकास के बारे में क्या है, इनके बारे में पूरी जानकारी। वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है, मतलब जैसे बच्चा परिपक्व हुआ, समझदार हुआ, तो उसके बाद उसकी वृद्धि रुक गई। जैसे अब मान के चलिएगा किसी व्यक्ति की लंबाई जो है वो एक समय पर आकर के रुक गई, तो वृद्धि आपकी वहीं तक हुई। अब जरूरी नहीं कि आप ने 60 साल जीवन जिया, 60 साल आप लगातार बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। एक समय पर आप 18-20 के बाद तो आपकी लंबाई रुक जाती है, तो वही आपकी वृद्धि कहलाती है। लेकिन विकास में आप क्या है कि आपकी ऐसे समझिएगा कि आप कितना सीख रहे हैं,
आपके अंदर कितना तजुर्बा बढ़ रहा है वो आपका विकास हो जाएगा। ठीक है। विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है। वृद्धि शरीर में होने वाली बाह्य क्रियाओं के परिवर्तन को दिखाता है और विकास शरीर के बाह्य एवं आंतरिक दोनों को दिखाता है। ठीक है। वृद्धि दिशाहीन होती है लेकिन विकास की दिशा निश्चित होती है। वृद्धि को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। ऐसे समझिएगा कि वृद्धि में किसी बच्चे, छोटा बच्चा है, आप बताएंगे अरे अब आप इतने लंबे हो गए, पहले आप इतने से थे अब आप इतने लंबे हो गए। कोई व्यक्ति ऐसा है, बालक छोटा सा, जिसको आप लोग सुनते होंगे कि जैसे आप छोटे थे, नानी के घर पे गए, ठीक है, उसके बाद कुछ समय तक नहीं गए, फिर आप दोबारा जब गए तो जो लोग देखते हैं वो कहते हैं बेटा तो इतना बड़ा हो गया, बेटिया तो इतनी बड़ी हो गई। ठीक है। तो मतलब उनमें एक आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने आपकी लंबाई को देख कर ही तो कहा। अब ये तो नहीं कि आप जब छोटे थे पहली बार गए तो अरे बिटिया में इतनी बुद्धि है, ठीक है, अब थोड़े और बड़े हुए तो गए अरे बिटिया में 200 ग्राम बुद्धि हो गई, पहले तो 100 ग्राम ही थी। इस तरीके से क्या उसका तो मापन नहीं कर पाया। तो मतलब जिनका मापन किया जा सकता है, अब जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, वो हमारी वृद्धि हो गई। और विकास व्यक्ति के सभी आयाम, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक का विकास करता है। व्यक्ति का सामाजिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, वो सभी हमारा विकास के अंतर्गत आता है। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं लेकिन विकास का हम केवल मूल्यांकन कर सकते हैं। विकास को हम ऐसे देख सकते हैं कि अच्छा तुम में इतना विकास हो सकता है, मतलब एक तरीके का एक भाव ला सकते हैं, एक तरीके की ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि चलिएगा तुम्हें इतना हो सकता है कि हाँ है। ठीक है। वृद्धि जो है वो रेखीय होती है लेकिन आपका विकास एकीकृत होता है। आगे जानते हैं जीन पियाजे जी के बारे में। जीन पियाजे से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। इनके बारे में जान लेते हैं क्या है पूरी जानकारी। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मकता पर बल दिया और संज्ञानवादी विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे साहब ने दिया। जीन पियाजे का विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक माना जाता है। ऐसे समझिएगा कि जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक माना जाता है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। पियाजे का सिद्धांत विकास की अवस्था का सिद्धांत कहलाता है। इन्होंने एक तो सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वही आपका ज़्यादा पूछा जाएगा, और उसका दूसरा नाम जो है वो विकास की अवस्था का सिद्धांत है। ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अच्छा, संज्ञान शब्द जो काफ़ी ज़्यादा आया है, यहाँ पर भी आया है, तो उसका अर्थ क्या होता है? संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संवेदना, धारण, प्रतिमा, समस्या समाधान, तर्क, चिंतन आदि मानसिक क्रिया निहित होती हैं। संज्ञान ऐसे समझिएगा कि इसमें जब हम मानसिक रूप से तर्क करते हैं, कोई कल्पना करते हैं, समस्या समाधान करते हैं, तो वो सभी चीज़ें हमारी संज्ञान के अंतर्गत आती हैं। जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की जो है अवस्थाएं हैं, वो 4 अवस्थाएं इन्होंने दी हैं। कौन कौन सी हैं? संवेदीगामक अवस्था है आपकी, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। उसके बाद आपकी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की अवस्था। उसके बाद है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष की अवस्था। और है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 12 प्लस, मतलब 12 से ज़्यादा की जो अवस्था है वो हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएगी। इन चारों अवस्थाओं के बारे में जान लेते हैं जिनसे आपके प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इनकी जो पहली अवस्था है वो हमारी है संवेदीगामक या संवेदी पेशी अवस्था, जिसे कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था ये होती है। उसके बाद इसमें चूसने की क्रिया प्रबल होती है। देखिए बच्चे के 0 से, जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है, उसे आप कोई भी चीज़ दे दीजिएगा वो अपने मुंह में दे लेगा तुरंत उसको। ठीक है। आपने उसे मोबाइल दे दिया तो मोबाइल को तुरंत खाने से लगेगा, उसे ये लगेगा ये खाने वाली चीज़ है। ठीक है। दोहराने की क्रिया प्रबल होती है। हमने आपको बताया कि कोई सी भी चीज़ को अगर उसने एक बार कर दिया तो बार बार उसी को करेगा। अगर उसने ऊपर हाथ हिला रहा है तो अपना हाथ हिलाता ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद उलटना, पलटना, छूना, जानबूझकर मानसिक क्रियाएं करना सीख जाता है। खिलौना छिपा देने पर खोजता है उसको। प्रयत्न एवं भूल से सीखता है। वस्तु को ऊपर से नीचे गिराता है। अब जैसे मान के चलिएगा आपने मोबाइल को बेड पर रख दिया, बच्चा वहीं पर लेटा है, तो कोशिश करेगा कि आपका मोबाइल ज़मीन पर गिरा दे या फर्श पर गिरा दे। ठीक है। आप लोग भी देखते हैं कभी कभी आप लोग गुस्सा भी होते हैं उस बच्चे से, तो उस बच्चे में इस तरीके के गुण पाए जाते हैं। वस्तु स्थापत्य का बच्चे में गुण आ जाता है। जिन वस्तु की उसे समझ नहीं होती उनके बारे में सोचने लगता है। जैसे वो फ़ोन के बारे में, जैसे आजकल का बच्चा 2 साल का बच्चा फ़ोन के बारे में जानने लगता है। ठीक है। उस खिलौने के बारे में जानने लगता है। जैसे कोई खिलौना, बजने वाला खिलौना उसके सामने लाया, वो चुप हो जाता है। ठीक है। तो उस चीज़ को वो समझने लगता है। अगला आपका है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे कहते हैं 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में पूर्व चालन की अवस्था भी कहते हैं इस अवस्था को। इस आयु काल में बालक को घटनाओं एवं वस्तुओं के अर्थ का ज्ञान हो जाता है और इस दौरान वह नई सूचनाओं एवं अनुभवों से सीखता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे के अंदर जीववाद का गुण पाया जाता है। उसे ये लगता है कि सामने वाली चीज़ जीवित है। हमने अभी आपको मेज का उदाहरण दिया था पीछे कि अगर वो मेज से टकरा जाएगा तो जो जब तक उसके पिताजी हैं या माताजी हैं, जब तक उस मेज को पीटेंगे नहीं तब तक वो रोता रहेगा। और जैसे ही उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हें मारा है, अभी मेज को मारते हैं, तो जैसे ही वो उस बच्चे के सामने उस मेज को मारेंगे तो बच्चा हंसने लगेगा, चुप हो जाएगा। ठीक है, अपलटावी का गुण पाया जाता है। इसे मान के चलिएगा कि बच्चे के सामने ऊंचाई के क्रम में किसी चीज़ को रख दिया और फिर उसको आगे पीछे लगा दिया, तो बच्चा उस चीज़ को एक क्रम में फिर नहीं लगा पाता, उसके बारे में उसे जान नहीं पाता वो। अगला है इसी के बारे में और इसकी चीज़ें हैं। इसमें आपका है कि अनुकरण के और खेल द्वारा सीखता है चीज़ों को। ठीक है, गणितीय संक्रियाएं जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेता है लेकिन उसके पीछे के नियम को नहीं समझ पाता। मतलब वो बच्चा छोटा होता है, वो जोड़ घटाना तो सीख जाता है लेकिन ये होते कैसे हैं वो नहीं जान पाता। छोटी बड़ी चीज़ों के फर्क नहीं कर पाता। बच्चा अहम केंद्रित होता है, मतलब उससे ये लगता है कि वो ही सही है, जो पापा कह रहे हैं उसे पापा समझा रहे हैं उसे या मम्मी समझा रही हैं वो गलत समझा रही हैं, वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। ठीक है, अगला है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 12 वर्ष की ये अवस्था होती है। किसी प्रत्यक्ष या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसे प्रत्यक्ष या स्थूल, यहाँ पे इसे होगा, इसे प्रत्यक्ष या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक अंक, लंबाई, समय, भार जैसे संप्रत्य सीख जाता है और जीववादी गुण खत्म हो जाता है। मतलब इसमें बच्चे को ये पता चल जाता है कि हम अगर मेज से टकरा गए तो इसमें मेज की गलती नहीं, हमारी ही गलती है। अब पापा इसे मारो मत आप, मैं समझ गया हूँ कि इसमें मेरी गलती थी, अब मैं टकरा गया। ठीक है, वस्तुओं को लंबाई में क्रम में लगाना सीख जाता है, क्रम निर्धारित करना सीख जाता है। आगमन विधि का प्रयोग करने लगता है। आगमन विधि से समझिएगा कि इसमें बच्चा उदाहरण से नियम की ओर चलने लगता है। एक तरीके से आज की जो क्लास है वो आपकी रिवीजन की क्लास है, तो इसमें रिवीजन बेहतरीन तरीके से करना है हमें। जिन भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस क्लास के बाद आगे भी आपके महामैराथन्स आने वाले हैं। आपको वो कंटेंट कराया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और चीज़ें जानते हैं। अगली इनकी जो अवस्था है वो हमारी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 12 वर्ष से अधिक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक पूर्व अवस्थाओं से ज्ञान प्राप्त कर एवं अनुभवों के आधार पर वस्तुओं के गुण दोष की पहचान कर लेता है। मतलब इसमें बच्चा अपने अनुभवों के आधार पर सीख लेता है कि कौन सी वस्तु हमारे लिए अच्छी है, कौन सी खराब। आग को देखकर वो दूर बैठ जाता है, उसे पता चल जाता है कि इससे जल सकते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें जो हैं छोटी मोटी, उन चीज़ों को सीख जाता है। तार्किक चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में बच्चा कुछ अमूर्त चिंतन भी करना सीख जाता है। निगमनात्मक तरीके से पढ़ने लगता है, नियम से उदाहरण की ओर पढ़ने लगता है। पहले बच्चा नियम संज्ञा के बारे में जानता है, फिर उसके उदाहरण के बारे में जानना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपके नॉम चॉम्स्की के बारे में जानते हैं, जिनसे आपका एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आता है। ये प्रश्न आपका एक तरीके से आउट होता है। क्या है इनके बारे में कि इन्होंने माना कि बच्चे के अंदर भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। चॉम्स्की साहब अमेरिका के निवासी थे। बच्चों के माइंड में एक डिवाइस होती है। ठीक है, इन्होंने कहा भाषा अधिग्रहण यंत्र जो बच्चा के अंतर्गत होता है, ठीक है, जिससे बच्चा भाषा सीखता है। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया। आपके एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। चॉम्स्की है यहाँ पे कि चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण बच्चों की व्याकरण के नियम बनाने में मदद करता है। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इससे बाहर इनके लिए कुछ नहीं आएगा। ये देखिएगा नीचे हमने लिखा भी है कि भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। तो भाषा अर्जन उपकरण के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे नॉम चॉम्स्की साहब, और इनसे यही प्रश्न आता है। इनसे 3 प्रश्न बन सकते हैं कि सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो नॉम चॉम्स्की साहब ने। ठीक है, भाषा अर्जन उपकरण के बारे में इसकी अवधारणा किसने दी, नॉम चॉम्स्की साहब ने। और व्याकरण के नियम बनाने में मदद कौन करता है, तो आपकी भाषा अर्जन उपकरण करते हैं। ठीक है, इनसे ये 3 प्रश्न के अलावा चौथा प्रश्न अभी तक तो आया नहीं है, इतने सीटेट पेपर हो चुके हैं। अगला आपका है वाइगोत्स्की साहब, इनके बारे में जानते हैं। तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया। यह मनोवैज्ञानिक रूस के थे।
इनके अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक संबंध में ही हो सकता है। ठीक है, इनका मानना था वाइगोत्स्की साहब का कि बच्चा जब समाज में जुड़ता है तभी चीज़ों को अच्छा सीख सकता है। जब तक बच्चा समाज से नहीं जुड़ेगा वो चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं जान पाएगा। इनका मानना था कि पहले भाषा आई फिर विचार। ठीक है, हमें बच्चे को पहले भाषा का विकास करना है फिर उसके विचारों का। हमने नीचे लिखा है कि इनके अनुसार पहले भाषा आती है फिर विचार। इन्होंने सांस्कृतिक उपकरण का सिद्धांत दिया जिनसे आपको ये शब्द आपको किसी ना किसी विकल्प में इनसे मिल जाएंगे। ठीक है, एक तो है इनका समीपस्थ विकास का सिद्धांत, दूसरा है आपका पाड़ या स्के फोल्डिंग। पाड़ या स्के फोल्डिंग के मतलब ऐसे समझिएगा कि जब हम बच्चे को साइकिल सिखाते हैं, छोटा बच्चा है उसको साइकिल सिखा रहे, तो साइकिल सिखाने से पहले हम उसकी जो थोड़ी मदद करते हैं वो हमारा पाड़ कहलाता है। मतलब किसी की बच्चे के लिए जब हम किसी की मदद कर, ऐसे समझिएगा साफ शब्दों में कि जब हम छोटा कोई बच्चा है उसकी जब हम मदद करते हैं तो वो हमारी पाड़ कहलाती है। ठीक है, या स्के फोल्डिंग कहलाती है। जैसे कोई बच्चा है गणित के सवाल में वो अटक रहा है, भिन्न कर रहा है, लेकिन भिन्न का अर्थ नहीं निकाल पा रहा है, उसका उत्तर नहीं निकाल पा रहा है, तो भिन्न को समझाते हुए जब आप उसे बताते हैं तो आपने जो उसकी सहायता की वो उसका पाड़ या इसके फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोलबर्ग साहब के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया। ठीक है, यह अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने नैतिकता के बारे में विभिन्न अवस्थाओं के द्वारा बताया। नैतिकता क्या है, इसमें व्यक्ति सही गलत की पहचान करता है कि जो वह कर रहा है वो सही है या गलत। नैतिकता से मतलब ऐसे समझिएगा कि उसे ये लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। ठीक है, इन्होंने अपने प्रयोगों पुरुषों पर ज़्यादा किए, इसलिए इनके सिद्धांत की आलोचना भी हुई। इनकी आलोचना की है कैरोल गिल्किन ने, क्योंकि इन्होंने कहा कि इन्होंने पुरुषों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है, नारीवादी दृष्टिकोण इन्होंने नहीं रखा। और जिससे आपका जनवरी 2024 का जो पेपर था उसमें आपको प्रश्न आया था कि कोहलबर्ग साहब के जो आलोचना किसने की है, तो वो आपकी की है कैरोल गिल्किन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हर चीज़ जो आपकी है वो रिवीजन के तौर पर जरूर है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। इनके बारे में इन्होंने छोटी छोटी कहानियों के द्वारा नैतिकता के बारे में बच्चों से पूछा है। एक कहानी इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होती है, इसको पढ़कर की ज़रूरत नहीं, हम आपको ऐसे ही समझा देते हैं कि एक हिंज नाम का व्यक्ति था, उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा बीमार थी। उसके इलाज के लिए जो फार्मासिस्ट थे उस समय के, उन्होंने एक दवाई खोजी थी। वह उस दवाई को पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान था, लेकिन उस फार्मासिस्ट ने उस दवाई को देने के लिए मना कर दिया। तो अब वो सोचता है कि वो उसको चुरा लेगा, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो उस चीज़ को खरीद पाए, उस दवाई को खरीद पाए। अगर आप इसकी डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें आप लोग। ठीक है, इससे तो आपको आएगा नहीं, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं फिर भी तो पढ़ सकते हैं उसको, कहानी को, लेकिन यहाँ से आएगा। इन्होंने 11 ये इनकी 11 कहानियों में से एक थी। कोलबर्ग ने नैतिक विकास को जानने के लिए अनेक प्रयोग किए। नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना, आप दो चीज़ें आ गई। नैतिक दुविधा क्या है, नैतिक दुविधा से आप समझिएगा कि हमारे यहाँ भाषा होती है कि दुविधा में पड़ गई। ठीक है, मतलब जिसमें व्यक्ति सही एवं गलत का पहचान नहीं कर पाता, सही एवं गलत के बारे में जान नहीं पाता, वो हमारी नैतिक दुविधा कहलाती है। मतलब कि जो हिंज है उसे पता नहीं कि उसे दवाई चुरानी चाहिए या नहीं चुरानी चाहिए, तो हम कहते नहीं यार दुविधा में पड़ गए कि ये काम करें या ना करें। तो जब हमें किसी को निर्णय को हम नहीं ले पाते हैं तो हमारी नैतिक दुविधा होती है। नैतिक तर्कना कहते हैं कि जब व्यक्ति सही एवं गलत के छोड़ करके किसी एक निर्णय पर पहुंच जाता है। जैसे कि जो हिंज था उसने दवाई को चोरी करने के लिए सोचा। ऐसे समझिएगा कि हम किसी कार्य को करते हैं लेकिन हम उस कार्य को नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर हम एक फैसला लेते हैं नहीं हमें इसे करना ही है। ठीक है, तो हम उस कार्य को जब करते हैं वो हमारी नैतिक तर्कना कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने कुछ अवस्थाएं भी दी थी। तो कोलबर्ग के नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं दी और प्रत्येक अवस्था के 2-2 भाग हैं। इन्होंने 3 अवस्थाएं दी थी और प्रत्येक अवस्था के 2-2 भाग हैं, जिसमें पहली आपकी अवस्था है पूर्व परंपरागत अवस्था या कहें प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसकी जो आयु सीमा होती है वो आपकी 4 से 10 वर्ष होती है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, दंड एवं आज्ञा उन्मुक्ता। मतलब इसमें बच्चे को ये लगता है कि अगर वो गलत काम करेगा तो उसे दंड मिलेगा या सज़ा मिलेगी, और अगर वो सही काम करेगा तो उसे इनाम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो बच्चे में भावना पाई जाती है वो उसकी जो प्री कन्वेंशनल स्टेज में पाई जाती है, पूर्व परंपरागत अवस्था में पाई जाती है।
आगे बढ़ते हैं, इनकी दूसरी अवस्था है जैसे को तैसे की अवस्था। मतलब इसमें बच्चे को ये लगता है कि इसने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया है हम उसके साथ ही वैसा व्यवहार करेंगे। जनवरी 2024 में आपकी आया है कि अहंकार की अवस्था कौन सी होती है, तो आपकी जैसे को तैसे की अवस्था या अहंकार की अवस्था आपकी प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें बच्चा जैसा उसके साथ व्यवहार करोगे आप, वैसा ही वो आपके साथ व्यवहार करेगा। अगर किसी बच्चे ने उसकी पेंसिल तोड़ दी तो वो भी उस बच्चे की पेंसिल तोड़ देगा। आपने उसकी वो किताब फाड़ दी तो वो भी बच्चा आपकी किताब फाड़ देगा। ठीक है, तो उसमें इस तरीके का गुण पाया जाता है। उसे सही गलत का मतलब नहीं होता, वो कहता है कि तुमने मेरे साथ अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करूँगा। ठीक है, अगली आपकी परंपरागत अवस्था जो 10 से 13 वर्ष की अवस्था होती है, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं क्या है जानकारी। इसमें पहली आपकी जो है वो अच्छा लड़का एवं अच्छा लड़की बनने की अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो है कोशिश करता है कि वो समाज के लिए अपने परिवार में एक अच्छा लड़का या एक अच्छी लड़की बन करके दिखाए। जब आप इस अवस्था में थे तो आप भी यही कोशिश करते थे कि जो हमारी फूफा जी हैं या हमारे मौसा जी हैं या हमारे कोई भी रिश्तेदार है वो हमारी तारीफ़ करें। जैसे ही वो आए हम भाग करके उनके लिए पानी ले जाते हैं, उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं, उनसे कहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी नाम बड़ी करें, वो हमारी प्रशंसा करें। तो अच्छा लड़का एवं अच्छी लड़की की जो अवस्था होती है वो हमारी परंपरागत के अंतर्गत आती है। इस अवस्था में समाज की अपेक्षा बच्चों के साथ बढ़ जाती है एवं बच्चा भी लोगों के लिए अच्छा बनने की कोशिश करता है और सोचता है कि कोई भी गलती ना हो और सभी लोग हमारी प्रशंसा करें। आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। इनकी दूसरी अवस्था इसी में आती है, कानून एवं व्यवस्था की उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है। मतलब बच्चों के अंदर समाज के प्रति सम्मान की व्यवस्था होती है। इसमें बच्चे के जो सामाजिक नियम होते हैं वो बच्चे को मानता है, उनको और उनका पालन करता है एवं कोई भी गलती जब होती है तो उसे ये लगता है ये हमारी गलती है। ठीक है, तो इस तरीके की जो अवस्था पाई जाती है वो आपकी किस में पाई जाती है, वो आपकी कन्वेंशनल स्टेज में पाई जाती है और वो आपकी कानून एवं व्यवस्था की उन्मुखता कहलाती है। अगली जो इनकी अवस्था है वो है उत्तर परंपरागत अवस्था, जो 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था है। एक इनकी इनमें आती है वो है सामाजिक अनुबंधन की अवस्था। मतलब यह कोहलर के सिद्धांत की 5वीं अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति सोचता है कि कुछ मूल्य सिद्धांत अधिकार कानून से भी ऊपर हैं। इसमें उन्हें लगता है कि ये भले के लिए बनाए गए हैं और अगर ये उचित ना हो तो इन्हें तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें बच्चे को ये लगता है कि जो ये नियम कानून के बनाए गए हैं अगर ये अच्छे लोगों के लिए ना हो तो इन्हें हम तोड़ भी सकते हैं एवं इनका बदलाव भी कर सकते हैं। तो ये जो अवस्था होती है वो इसकी सामाजिक अनुबंधन के अंतर्गत आती है। अगली जो इनकी है वो आपकी है सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह कोहलर की छठी अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे को स्वयं के कुछ नियम हुए। इसमें बच्चा स्वयं के हिसाब से नियम बनाता है, समाज के लिए क्या सही है और क्या गलत, वह अपने विवेक के प्रयोग करता है। इस अवस्था में दूसरों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है। मतलब इसमें जो बच्चे के जो खुद के नियम होते हैं उसमें ये नहीं होता कि वो उसके हिसाब से चलेगा, वो अपने अध्यापक के हिसाब से चलेगा, वो अपने पिता के हिसाब से चलेगा। उसमें वो अपने नियम स्वयं बनाता है। उसे ये लगता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो ही सही है, हमारे नियम सार्वभौमिक हैं। एक तरीके से विद्रोही की अवस्था इसमें हो जाती है बच्चे में। ठीक है, आगे देखते हैं इनके आपको चिंतन के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा चिंतन किस तरीके का है और जिनसे आपको हर पेडागोजी आपकी इसी से होगी। ठीक है, और सीडीपी में इनसे प्रश्न आ जाते हैं। तो इन चिंतनों के बारे में जान लेते हैं क्या है इनके बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहला जो चिंतन है वो हमारा है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या है, तो जब समस्याएं किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं या जिनका केवल एक उत्तर होता है वो हमारा अभिसारी चिंतन कहलाता है। ठीक है, जैसे आप समझिएगा कि जैसे हमने पूछ दिया आपसे कि ताजमहल कहाँ स्थित है तो आप कहेंगे आगरा में। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि ताजमहल बुलंदशहर में स्थित है, ताजमहल अमेरिका में स्थित है। आप यही तो कहेंगे कि ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है। अगर हम आपसे ये पूछ लें कि 2 + 3 कितने होते हैं तो आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, अपने पूरे विद्यालय में, घर में, आस पड़ोस में, आप कहीं भी जाकर के पूछ लीजिएगा, वो इसका उत्तर 5 ही देगा, ना कि 6। ठीक है, तो मतलब जिसका एक ही उत्तर होता है, जो एक ही समस्या के एक ही समाधान पर केंद्रित होता है, वो हमारा अभिसारी चिंतन कहलाता है।
आगे बढ़ते हैं। अपसारी चिंतन, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और आपके एग्जाम के लिए पॉजिटिव शब्द है। अगर आपको अभिसारी चिंतन मिल जाता है तो आप उसको विकल्प के रूप में गलत कर सकते हैं, लेकिन अपसारी चिंतन अगर आपको मिल रहा है तो आपके लिए सही है वो। ठीक है। इसमें समस्याएं एक से अधिक बिंदुओं पर केंद्रित होती हैं, जिसका जवाब देने पर बच्चा चिंतन करता है, कल्पना करता है एवं सृजनात्मकता का विकास भी होता है। मतलब इसमें बच्चे को है वो चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि उसे कहना क्या है। इसके एक से अधिक उत्तर होते हैं। ये खुले सिरे वाले प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर एक से अधिक होते हैं। जैसे हमने आपसे पूछ लिया कि भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जाए, तो आप जब एक व्यक्ति से पूछेंगे वो उसका दूसरा उत्तर देगा, दूसरे से पूछेंगे तो उसका दूसरा उत्तर देगा। अगर हम बच्चे से पूछ लेते हैं कि आप भविष्य में क्या बनेंगे, ठीक है, तो प्रत्येक बालक जो है वो अपना अलग अलग उत्तर देगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जो एक उत्तर पर केंद्रित नहीं होते हैं, वो हमारा अपसारी चिंतन कहलाता है। जैसे हम अपने देश की उन्नति कैसे करें, अगर हम किसी से पूछते हैं तो अपने विचार अलग रखता है। अपसारी चिंतन में ऐसे समझिएगा कि व्यक्ति अपने विचार रखना चाहता है, व्यक्ति अपना विचार रखना चाहता है, व्यक्ति अपना विचार रख सकता है। ठीक है। इसमें व्यक्ति को ज़्यादा सोचना भी पड़ता है। अगला आपका है कि निदानात्मक शिक्षण क्या है। ये जितने भी आपकी चीज़ें हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए समझिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनसे आपकी पेडागोजी भी होगी, आपकी सीडीपी भी होगी। तो ये शिक्षण विद्यार्थियों की कमियों के बारे में जानने के लिए किया जाता है। निदान से मतलब उसके चीज़ों के बारे में जानना कि विद्यार्थी जो सीख रहा है उसमें किस प्रकार की कमी आ रही है। तो कमियों के बारे में जानने के लिए हम निदानात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं, और उन कमियों को दूर करने के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। कमियों को जानने के लिए हम निदानात्मक का प्रयोग करते हैं कि बच्चा जो सीख रहा है उसके सीखने में किस प्रकार की कमी है, और जब हम उसका उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग तब करते हैं जब हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर ये कमी है और उस कमी को इस तरीके से दूर किया जा सकता है। समायोजन क्या है, तो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को डाल लेना समायोजन कहलाता है। ठीक है। जैसे कि पूर्व ज्ञान में थोड़ा सा परिवर्तन करके नए ज्ञान के साथ जोड़ना समायोजन कहलाता है। मान के चलिएगा कि छोटा बच्चा है, पहले उसने कुत्ते को देखा, ठीक है, तो उसको बताया गया कि ये कुत्ता है। फिर 4 टांगों वाली बिल्ली आ गई, ठीक है, तो उसने बिल्ली को देखकर ही कुत्ता कहा, तो आपने कहा कि नहीं ये बिल्ली है। तो मतलब उसने पिछला ज्ञान तो उसे कुत्ता पता था उसकी 4 टांगें होती हैं, ठीक है, लेकिन जब उसने पता चला कि बिल्ली की भी 4 टांगें होती हैं तो उसमें मैं जो थोड़ा परिवर्तन करके बिल्ली के बारे में भी जाना, तो वो हमारा समायोजन के अंतर्गत आ गया। ठीक है। समायोजन आप लोग समझ गए। ये जितनी भी चीज़ें आपकी इस तरीके से डेफिनेशन के रूप में है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमने आपसे कहा है कि गारंटी है आपके 30 में 30 आएंगे। जिन भी बच्चों ने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को सब्सक्राइब कर लें। क्लास को रिश्तेदारों के साथ में, साथियों के साथ में, या जहाँ कहीं भी आप लोग शेयर कर सकें क्लास को शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के जुनून के साथ में ही तो हमें लगेगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हमें और ज़्यादा प्रयास करना है। ये क्लास जो है वो आपके बनने में 30 दिन लगे हैं कम से कम। हमने आपके एक एक कंटेंट को छांट करके आपको पढ़ाया है। लगभग 40 प्रैक्टिस सेट को हमने पूरी तरीके से देखा है, उनको समझा है। फिर उनसे आपको जो हर प्रैक्टिस सेट में आपके इनसे प्रश्न बनेंगे, वो किस तरीके के प्रश्न आते हैं, उनसे आपका ये थ्योरी जो कंटेंट है वो तैयार किया है। तो सोचिएगा कि आपके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की है। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में भी आपकी ऐसी ही क्लासें होने वाली हैं। पोर्टफोलियो क्या होती है, तो पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें बच्चों की निश्चित अवधि के उसके कार्यों को उसमें रखा जाता है। मतलब ऐसे समझिएगा कि जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए आप उसके जो कागज़ होते हैं, उसकी जो योग्यताएं होती हैं, उनके बारे में उसमें लिखा जाता है कि बच्चा खेल में कैसा है, बच्चा पढ़ने में कैसा है, बच्चे की रेगुलरिटी कैसी है, बच्चा डेली कितने बजे आ रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है। इसमें बच्चे की सभी प्रकार की जानकारी रखी जाती है, उसकी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रत्येक प्रकार की जानकारी रखी जाती है। इससे क्या होता है, इससे एक लाभ होता है कि बच्चे के जो मूल्यांकन करने में आसानी हो जाती है। जैसे बच्चा कक्षा 3 में पढ़ रहा है, तो जब बच्चा कक्षा 4 में जाएगा तो आप उस पोर्टफोलियो को कक्षा 4 के जो शिक्षक हैं उनको देंगे, तो उनसे उस बच्चे के बारे में उन्हें ये पता चल जाएगा कि बच्चे के अंदर क्या कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए। ठीक है। और बच्चा कितना अपना पूर्व ज्ञान के साथ में कक्षा में पढ़ने आ रहा है। पोर्टफोलियो के बाद में अगला आपका है वो है आपकी बीमारियों के बारे में जान लेते हैं अब, जो आपके एग्जाम में आती हैं कि डिसलेक्सिया क्या है। तो ये इसमें आपको पढ़ने में कठिनाई होती है एक तरीके से, और ये आपका पठन विकार है। इसमें बच्चा बाज को सा और सा को बाज पढ़ता है और इसमें अंतर नहीं कर पाता।
ठीक है। शब्द को उल्टा पढ़ता है, शनि को निस पड़ेगा, निस को शनि पड़ेगा। मतलब ऐसे समझिएगा, डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने में कठिनाइयाँ। तो पठन कठिनाइयाँ जितनी भी होती हैं वो हमारी डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती हैं। आगे बीमारी के बारे में जानते हैं। डिस्ग्राफिया क्या होता है? लेखन विकार है ये एक तरीके का। इसमें लेखन में कठिनाइयाँ होती हैं। इसमें बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता, हाथों और मस्तिष्क के बीच में ठीक से संबंध नहीं हो पाता, और इसके अभाव में बच्चे का सुंदर लेखन नहीं हो पाता। जैसे डिस्ग्राफिया को याद से करेंगे, ग्राफ पर हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पर हम लिखते ही तो हैं। तो लिखने से लेखन बेकार हो गया आपका, तो ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा डिस्ग्राफिया के अंतर्गत। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा शुद्ध लेख नहीं कर पाता है, सुंदर लेखन नहीं कर पाता। डिस्मोर्फिया में क्या होता है, इसमें भ्रम पैदा होता है बच्चे को, ठीक है। डिस्थीमिया, इसमें बच्चा तनाव से संबंधित होता है। इसमें बालक अपना अधिगम सही से नहीं कर पाता, और ये एक मानसिक स्थिति निम्न हो जाती है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपकी जान लेते हैं डिस्कैल्कुलिया क्या है। डिस्कैल्कुलिया क्या है? तो कैलकुलेटर से समझिएगा कैलकुलिया, ठीक है। डिस्कैल्कुलिया से आप समझिएगा ये गणित का विकार है, ठीक है। कैलकुलिया कैलकुलेटर से संबंधित है, तो ये गणित से संबंधित विकार है। इसमें गणित बच्चे को सवाल लगाने में कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे बच्चे को छोटा भी सवाल दे दिया, जैसे मान के चलिएगा बच्चे को दे दिया कि 9 + 8 कितने होते हैं, तो बच्चे को इसको हल करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होगी। तो इस तरीके का जो गणितीय विकार जो बच्चों में पाई जाती है, जो गणित से संबंधित बीमारी जो पाई जाती है, वो हमारी डिस्कैल्कुलिया कहलाती है। डिस्फेसिया क्या होती है? डिस्फेसिया में बच्चे को बोलने से संबंधित विकार होता है, मतलब बच्चा सही से चीज़ों को बोल नहीं पाता है। आगे बढ़ते हैं, आपकी दृष्टि अक्षमता क्या है? दृष्टि अक्षमता से आप समझ सकते हैं, दृष्टि मतलब दिखाई, ठीक है, जिसमें बच्चे को देखने में कठिनाइयाँ होती हैं। तो इसके सही से पढ़ने के लिए इसमें क्या करते हैं, इसमें ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं, स्पर्शनीय वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। इससे बच्चा उन चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख जाता है। दृष्टि अक्षमता में बच्चे को चीज़ें जो हैं वो साफ तरीके से दिखाई नहीं देती, बच्चा अच्छी तरीके से देख नहीं पाएगा तो सीखेगा कैसे? तो इसके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया गया है। ब्रेल लिपि किस पर आधारित है? 6 बिंदुओं पर आधारित है आपकी, ठीक है। और स्पर्शनीय वस्तुओं का प्रयोग किया गया है। श्रवण अक्षमता, सुनने में जो अक्षमता पाई जाती है बच्चे के अंदर, वो हमारी श्रवण अक्षमता कहलाती है। जैसे हम जो बोल रहे हैं, अगर वो आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो आप में श्रवण अक्षमता पाई गई है, ठीक है। इसे बच्चा सही से चीज़ों को सुन नहीं पाता। जैसे ये बच्ची देखिएगा पढ़ रही है, लेकिन इसे सही से सुनाई नहीं दे रहा है। ये बच्ची जो है वो देखिएगा चश्मा लगाई है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर का दृष्टि अक्षमता पाई गई है। शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो बच्चों के लिए शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रुचिकर एवं आकर्षक बनाने के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। देखिएगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी क्लास जो है कम समय में तैयार हो जाए, कम समय में आपका कंटेंट तैयार हो जाए और कम समय में आप चीज़ को पढ़ लें। अगर इसी क्लास को पढ़ाने में हम आपके 10 से 12 घंटे ले लेते तो आपको क्या होता है, आपको ये लगता है कि 10 घंटे की क्लास है, इसमें तो मेरा सब कुछ तैयार हो जाएगा। लेकिन हम वही 10 घंटे की क्लास अगर आपकी 1 से 1.5 या 2 घंटे में कवर करा रहे हैं तो आपके लिए समझिएगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे सभी लोगों के साथ में, क्योंकि आने वाले समय में एक नाम जरूर चलेगा आप लोगों के लिए कि वो क्लास हम पढ़ करके आए थे, हमारा सिलेक्शन हुआ था, हमारा एग्ज़ाम निकला था, हमारा CTET निकला था, उसके बाद हमारा सुपर टेट निकला था और हम शिक्षक बने थे, हमने वो क्लास पढ़ी थी, ठीक है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है कि जिसमें सरल एवं रुचिकर तरीके से बच्चे जिससे सीख सकते हैं और ये बच्चों को सीखने में सहायक होती है। ये कितने प्रकार की होती है? तो ये निम्न प्रकार की होती है। जैसे श्रव्य सहायक सामग्री जो सुनने में सहायक होती है, दृश्य सहायक सामग्री जो देखने में सहायक होती है, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री जो सुनने और देखने दोनों में सहायक होती है, प्रक्षेपी सामग्री जो मशीनों के द्वारा चलाई जा सकती है और अप्रक्षेपी सामग्री जो जिन्हें चलाने के लिए मशीनों की आवश्यकता नहीं होती। अब इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। श्रव्य सामग्री क्या होती है? तो बच्चा जिन्हें सुनकर ज्ञान को अर्जित करता है एवं अपने शिक्षण प्रक्रिया को काफ़ी आसान बनाता है, वो श्रव्य सामग्री कहलाते हैं। जैसे रेडियो हो गया, हमारा ग्रामोफोन हो गया, इससे हम सुनते ही तो हैं, तो सुनकर चीज़ों को ग्रहण करते हैं, वो हमारी श्रव्य सहायक सामग्री कहलाती है। जिनसे हम देख करके चीज़ों को ग्रहण करते हैं वो हमारी दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आती हैं। जैसे बच्चा जिसे देखकर ज्ञान अर्जित करता है एवं अपने शिक्षण प्रक्रिया को काफ़ी आसान बनाता है, दृश्य सहायक सामग्री कहलाती है, ठीक है। दृश्य होगा यहाँ पे, जैसे आपका पोस्टर हो गया, अखबार हो गया। अब अखबार आपसे बोलता तो नहीं है, उसे केवल देख कर ही तो पढ़ सकते हैं, या पुस्तक हो गई, ठीक है। तो वे सभी वस्तुएं जिन्हें हम देख करके पढ़ सकते हैं, वो केवल देख सकते हैं, तो हमारी दृश्य सहायक सामग्री कहलाती हैं।
आगे बढ़ते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी हैं कि वे सामग्रियाँ कौन सी हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और उनसे पढ़ भी सकते हैं। तो बच्चा जिसे देखकर सुनकर ज्ञान को अर्जित करता है एवं अपने शिक्षण प्रक्रिया को आसान बनाता है, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री कहलाते हैं। जैसे हमारी LCD हो गई, LED हो गई, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, नाटक हो गया, फिल्म हो गई, चलचित्र हो गया। मतलब इससे बाहर ऑप्शन अब कहाँ से ही आएगा आपका। ठीक है, तो इनसे हम क्या कर सकते, देख के पढ़ सकते हैं। जैसे मोबाइल से हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मोबाइल से मैराथन देख रहे हैं हमारी, तो वो क्या कर रहे हैं, वो श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब हम जो बोल रहे हैं वो उसे सुन भी रहे हैं और अपना पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो वो जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। आगे है आपकी प्रक्षेपी सामग्री, जो आपके एग्जाम में सीटेट में 2023 वाले पेपर में आपसे पूछी गई। ठीक है, जो आपके 2023 वाले एग्जाम में आपसे पूछी गई थी। प्रक्षेपी सामग्री क्या है, तो इन वस्तुओं में मशीनों की आवश्यकता होती है। जैसे ओवरहेड हो गया, आपका प्रोजेक्टर हो गया, स्लाइड हो गई, तो इसमें मशीनों की जो आवश्यकता होती है वो हमारी प्रक्षेपी सामग्रियां कहलाती हैं। ठीक है, अब प्रक्षेपी सामग्री किसे कहते हैं, तो जिन सामग्रियों में मशीनों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे श्यामपट्ट, अब बोर्ड है हमारा व्हाइट बोर्ड, उसको चलाने के लिए क्या मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। हमारी पुस्तक है, पुस्तक को चलाने के लिए क्या मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जिन्हें मशीनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो साधारण बगैर किसी के चलते हैं, बगैर किसी यंत्र के चलते हैं, वो हमारी अप्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अगली है सीखने की कुछ विधियों के बारे में जान लेते हैं, जिनसे आपके एग्जाम में समझिएगा प्रश्न आते हैं। अब सोचिएगा कि आपको वो हर कंटेंट कराया जा रहा है और कम समय में। अगर हम आपको यही कंटेंट कराने में, हमने आपसे कहा है कि अगर हम आपको 10 से 12 घंटे लगा दें तो आपको ये क्लास, आप कहेंगे बहुत अच्छी क्लास है, 10 घंटे हमने पढ़ाई की। और वही कंटेंट अगर हम आपको केवल 1.5 से 2 घंटे में दे दें तो आपके लिए कितना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्या है आपका कि निगमन विधि किसे कहते हैं, तो जो विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है या उच्च कक्षाओं के लिए होती है, यह एक तरीके से शिक्षक केंद्रित होती है। ऐसे समझिएगा, निगमन से नी और नी से नियम, तो नियम से उदाहरण की जो ओर चलती है विधि वो हमारी निगमन विधि कहलाती है। इसके जो जनक थे वो अरस्तु थे और ये शिक्षक के हिसाब से चलती है। शिक्षक पहले नियम बताता है, उसके बाद विद्यार्थी उसको पढ़ता है। ठीक है, इसमें विद्यार्थियों को पहले नियम सिखाए जाते हैं, फिर उदाहरण बताए जाते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती हैं। मतलब पहले छोटी चीज़ें बताई जाएंगी, फिर बड़ी चीज़ें बताई जाएंगी। जैसे अब इनको एक पेड़ के बारे में बताना है तो पहले तना, पत्तियाँ, उसकी सिराएं, उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, जड़ें, लेकिन फिर उसके बाद पूरा कहेंगे ये पेड़ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग सकता है। ठीक है, अज्ञात, जो चीज़ें आपको पता नहीं है उससे लेकर के जो चीज़ें पता हैं फिर लाएंगे। मतलब पहले वो चीज़ें आपको बताएंगे जो आपको पता ही नहीं है, फिर वो चीज़ें बताएंगे जो आपको पता है। अमूर्त से, जो चीज़ आपके सामने नहीं है उसको पहले बताएंगे, जो सामने है उसको बाद में बताएंगे। नियम से उदाहरण की ओर चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपकी आगमन विधि। आप अपने पेपर में अगर आगमन और निगमन आ गई तो आप लोग आगमन विधि को ज़्यादा तवज्जो देंगे। ठीक है, आगमन विधि क्या है, तो ये विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। आज से उदाहरण आप समझिएगा, उदाहरण ऊ से ऐसे समझिएगा, ट्रिक समझ सकते हैं, क्योंकि उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। निगमन का नी और नियम का नी, तो मतलब नियम से नियम की ओर चलती है निगमन में। ठीक है, समझ में आ गया। इस विधि में बच्चा उदाहरण से बताए जाते हैं बच्चे को पहले, फिर उसके नियम बताए जाते हैं। यह करके सीखने पर बल देती है। इसमें की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। क्या होती हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है और स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। मतलब स्थूल से समझिएगा कि इसमें क्या होता है कि पहले पूरा पेड़ बताया जाएगा, फिर पेड़ की पत्तियों के बारे में आपको बताया जाएगा। पहले जो चीज़ें आपको आती हैं उनको पढ़ाया जाएगा, फिर जो नहीं आती हैं उनको पढ़ाया जाएगा। और जो मूर्त चीज़ें हैं जो आपके सामने रखी हैं पहले उनके बारे में चर्चा होगी, फिर जो आपके सामने नहीं है उनके बारे में चर्चा होगी। तो अगर आपको ऑप्शन में ये मिल जाता है तो आप इसको ही टिक करेंगे, ये आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगली आपकी है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि क्या है, इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। इसके जनक एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग थे। मतलब विश्लेषण का मतलब ऐसे समझिएगा कि जैसे कोई भी समस्या में दी गई है तो हम उसको टुकड़ों में बांट कर अगर उसका हल करते हैं तो हमारी विश्लेषण के अंतर्गत आती है। और वही
संश्लेषण की अगर बात कर लेते हैं तो वही टुकड़ों को अगर हम जोड़ करके, किसी समस्या के टुकड़ों को जोड़ करके अगर हम हल करते हैं तो हमारी किस्में के अंतर्गत आती है, वो हमारी संश्लेषण के अंतर्गत आती है। जैसे आप क्राइम मूवीज आप लोग देखते होंगे, मर्डर मिस्ट्री मूवी, तो एक एक चीज़, एक एक क्लू को जोड़ करके वो पूरी फिल्म में कातिल को ढूंढता है। तो वो किस तरीके का प्रयोग करता है, वो संश्लेषण विधि का प्रयोग करता है। ठीक है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को जो जोड़ करके समस्या का समाधान करता है, जो चीज़ों को सीखता है, वो हमारा संश्लेषण विधि के अंतर्गत आएगा। और जो किसी बड़ी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके हल करता है, जैसे बच्चे को अगर बीजगणित की कोई संकल्पना दे दी करने के लिए, तो बच्चा उसको पहले जोड़ वाली करेगा, फिर घटाने वाली करेगा, फिर गुणा वाला करेगा, फिर भाग वाला करेगा, अलग अलग तरीके से करता है, फिर उसका उत्तर निकालता है, तो वो हमारा विश्लेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अनुकरण विधि क्या है। तो इस विधि में बच्चा अनुकरण करके सीखता है, मतलब दूसरे लोगों को देख करके, सुन करके चीज़ों को सीखता है। छोटा बच्चा शुरुआती भाषा बोलने के लिए भी परिवार का अनुकरण करता है। बच्चा भाषा अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। इस विधि में विद्यार्थी शिक्षक का अनुकरण करता है, इसलिए इसे अनुकरण विधि कहते हैं। अब छोटा बच्चा है तो भाषा का प्रयोग कैसे सीखेगा? अच्छा, कल्पना करिएगा छोटा बच्चा भाषा कैसे सीखता होगा। छोटा बच्चा भाषा तभी सीख पाएगा, तभी सीखेगा जब उसका जो माहौल है, आप कैसे बोल रहे हैं, तो आपको सुनेगा तभी तो वो शब्द बोलेगा। अब जैसे आप जो है वो खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे हैं, बेशक गांव में रह रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा भी आप जब बोलेगा तो वो खड़ी बोली का ही प्रयोग करेगा। और अगर आप गांव की भाषा का प्रयोग करेंगे तो बच्चा भी गांव की भाषा का ही प्रयोग करेगा। तो आपसे बच्चा भाषा सीखेगा, मातृभाषा माँ से भाषा सीखेगा। ठीक है, समस्या समाधान विधि, इस विधि में बच्चे को क्या होता है, कोई समस्या दी जाती है तो समस्या को हल करने में जो वो चीज़ें सीखता है वो हमारी समस्या समाधान विधि के अंतर्गत आती है। पढ़ लेते हैं पूरा कि इस विधि में विद्यार्थियों को एक समस्या दी जाती है, उसे समस्या हल करने के लिए विद्यार्थियों को इस विधि का प्रयोग करते हैं, उसे समस्या समाधान विधि कहते हैं। इस विधि में विद्यार्थी करके सीखने पर बल देता है एवं स्वयं सक्रिय रहता है। मतलब जब विद्यार्थी किसी समस्या का हल करेगा तो स्वयं तो सीखेगा, स्वयं तो जानेगा कि इस समस्या को हमें इस तरीके से हल करना है, इसके बारे में इस तरीके से हमें जानना है। आगे बढ़ते हैं, आपकी है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि किसे कहते हैं? तो बात करेंगे प्रत्यक्ष विधि की, तो इस विधि में बच्चा बिना मातृभाषा की सहायता से दूसरी भाषा सीखता है। प्रत्यक्ष विधि को ऐसे समझिएगा कि आप लोग अभी जैसे यूपी में रहने वाले हैं, अब फिर आप लोग जाकर के केरल में बस गए। केरल में जाकर के आप मलयालम भाषा, कोई बच्चा है मलयालम भाषा सीख रहा है, तो उसके लिए उसने हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया, उसने कोई स्कूल कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, उसने कोई भाषा की क्लास ज्वाइन नहीं की कि मलयालम सीखने के लिए। जो आस पड़ोस के लोग बोल रहे हैं उसने उसी तरीके से बोला, उसने उसका हिंदी में कभी प्रयोग नहीं किया, उसने हिंदी को साथ में लेकर के नहीं चला, उसने सीधी मलयालम भाषा बोली। तो जब हम कोई जैसे हिंदी सीखते हैं, जैसे हम मातृभाषा सीखते हैं, उसी तरीके से हम अगर कोई दूसरी भाषा सीखते हैं तो वो एक तो प्राकृतिक भाषा हो जाएगी और दूसरी आपकी प्रत्यक्ष भाषा भी वही हो जाएगी। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि हम मातृभाषा का बीच में प्रयोग नहीं करते। जैसे मान के चलिएगा कि हम इंग्लिश सीखने के लिए हमारे विद्यालयों में ग्रामर सिखाई जाती है, लेकिन हम फिर भी इंग्लिश बोल नहीं पाते, और जब हम इंग्लिश वाले माहौल में चले जाएं तो हम इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। तो एक तरीके से एक अच्छी विधि होती है, इसमें भाषा अर्जन की तरीके से होती है एक तरीके से। ठीक है, इस भाषा में बोलकर एवं सुनकर अर्जित किया जाता है, एक तरीके से भाषा अर्जन होती है। इसमें विद्यार्थियों में बच्चा मातृभाषा का सहारा नहीं लेता। विद्यार्थी तमिलनाडु में रहकर बिना हिंदी की सहायता से तमिल सीख जाता है, सही बात है। अच्छा, खेल विधि क्या है? तो इस विधि में विद्यार्थी खेल के माध्यम से सीखता है, यह विद्यार्थियों के लिए एक रुचिकर विधि है। ठीक है, मतलब विद्यार्थी खेल के द्वारा चीज़ों को सीखेगा, तो उसमें जिस विधि का प्रयोग करेगा वो हमारी क्या कहलाएगी? खेल विधि कहलाएगी। व्याख्या विधि क्या है? तो इस विधि में किसी तथ्य एवं विषय की जानकारी के लिए उसकी व्याख्या की जाती है। ऐसे समझिएगा, किसी तथ्य एवं विषय के बारे में जब हम कोई जानकारी लेते हैं तो उसके लिए जो हम चीज़ों को सीखते हैं, जिस विधि का प्रयोग करते हैं, वो हमारी व्याख्या विधि कहलाती है। इस विधि में सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के लिए उपयुक्त है। यह शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। इसमें शिक्षक द्वारा उसे विषय की व्याख्या की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये विधि जो होती है वो आपकी सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को सीखने में काफ़ी ज़्यादा प्रयुक्त होती है, क्योंकि राजा महाराजाओं के बारे में जानने के लिए मिलता है। इसमें तथ्य जितनी ज़्यादा हम चीज़ों को व्याख्या करेंगे, जैसे किसी भी राजा के बारे में हम अगर बताएंगे तो उसकी हम जितनी ज़्यादा व्याख्या करेंगे, बच्चा उतनी अच्छी तरीके से उसको सीखेगा।
तो व्याख्या विधि के जो है वो आपकी इस विषय के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसमें तथ्यों एवं विषय की जानकारी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रोजेक्ट विधि समझिएगा कि इसमें किसी निश्चित समय के लिए कोई बच्चे को जब कार्य दिया जाता है तो वो कार्य करने के द्वारा जब वो सीखता है, जिस विधि का प्रयोग करता है, वो हमारी प्रत्यक्ष विधि प्रोजेक्ट विधि कहलाती है। इस विधि में विद्यार्थी की कोई निश्चित कार्य देकर उसे सिखाया जाता है, जिसे एक तरीके से प्रोजेक्ट कहते हैं। जैसे हम कहा नहीं जाता कि हमें प्रोजेक्ट दिया गया है, मतलब कुछ समय के लिए कोई कार्य दिया गया है, इसलिए इस विधि को प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। इसमें विद्यार्थी स्वयं करके सीखता है, यह बाल केंद्रित होती है। इसमें विद्यार्थी पूर्ण रूप से चिंतन कर सकता है। मतलब किसी प्रोजेक्ट को मान के चलिएगा कि आप ही हैं, आपको अगर कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया जाता है तो आप कहेंगे कि हमें प्रोजेक्ट मिला है, तो आप कोशिश करेंगे उस प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से बनाएं, ठीक है। तो उसमें आप स्वयं चिंतन करेंगे, स्वयं जानेंगे। इसी तरीके से बच्चा भी जब उसे कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसको अच्छी तरीके से जानेगा, समझेगा, उस पर चिंतन करेगा और स्वयं उस चीज़ों को करेगा। तो इससे बच्चा एक तरीके से अच्छी तरीके से सीख सकता है। अगला आप कहिए भाषा संसर्ग विधि, इसे किसे कहते हैं। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण सिखाई जाती है। मतलब किसी प्रसिद्ध रचना को लेंगे, उस रचना के द्वारा उसको व्यक्ति को जो व्याकरण सिखाई जाती है वो हमारी भाषा संसर्ग विधि कहलाती है, ठीक है। जिन भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्लास को दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में या जहाँ कहीं भी आप लोग शेयर कर सकें, क्लास को शेयर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में अगर आप लोग क्लास पहुँचाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी लगेगा कि आप अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। शेयर सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक करेंगे। अब जान लेते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में, जिससे आपके सीटेट एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आपको सीडीपी में देखने को मिल जाते हैं। तो हॉवर्ड गार्डनर ने क्या किया, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। ये एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। मतलब ऐसे इन्होंने कहा कि बुद्धि कोई एक प्रकार की नहीं होती, इन्होंने कहा बुद्धि कुछ प्रकार की होती है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि दी है, ठीक है। इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत का इन्हें जनक भी कहा गया, इन्हें बहुबुद्धि सिद्धांत का जनक भी कहा गया। तो इन्होंने कौन कौन सी बुद्धियाँ दी हैं उनके बारे में जान लेते हैं, उनके बारे में और कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। अच्छा, इनके ये तो पढ़ चुके हैं ना हम, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में अब देख लेते हैं इन्होंने कौन कौन सी बुद्धियाँ दी हैं। तो इनकी जो पहली बुद्धि है वो हमारी है भाषाई बुद्धि। तो भाषाई बुद्धि किन किन लोगों में पाई जाती है, आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा कि भाषाई बुद्धि किस में पाई जाती है, स्थानिक बुद्धि किस में पाई जाती है। तो जो भाषाई बुद्धि पाई जाती है, यह बुद्धि उन लोगों में पाई जाती है जिन्हें अपनी भाषा का अच्छा ज्ञान होता है। अब किन लोगों को अपनी भाषा का अच्छा ज्ञान होता है, जैसे आपके कवि हो गए, आपके पत्रकार हो गए, आपके लेखक हो गए। इन लोगों में जो क्या होता है, भाषा एक तरीके से अच्छी भाषा की पकड़ होती है। तो जिन लोगों में भाषा की एक अच्छी पकड़ होती है उनके अंदर भाषाई बुद्धि पाई जाती है। जैसे हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हो गए, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो गए, हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी हो गए। तो ये देखते हैं अगली आपकी है तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है, जो तर्क करते हैं चीज़ों को, ठीक है, जो चिंतन ज़्यादा करते हैं। यह बुद्धि गणितज्ञ वैज्ञानिकों में पाई जाती है। जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो गए, आर्यभट्ट हो गए और आइंस्टीन हो गए। मतलब ये वैज्ञानिकों एवं गणितज्ञ लोगों में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा तर्क करते हैं, ज़्यादा चीज़ों की सीखते हैं, ज़्यादा कल्पनाएं करते हैं। तो इन लोगों में तार्किक बुद्धि पाई जाती है। जैसे हमारे कलाम साहब हो गए, आइंस्टीन जी हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बुद्धि के बारे में जानते हैं। स्थानिक बुद्धि, जनवरी 2024 वाले एग्जाम में आपको ये देखने को मिला था प्रश्न। स्थानिक बुद्धि की बात करें तो ये बुद्धि उन लोगों में पाई जाती है जिन्होंने कारीगरी का एक हुनर होता है जिनके अंदर, तो उन लोगों के अंदर ये बुद्धि पाई जाती है। स्थानिक बुद्धि ऐसे समझिएगा कि जो एक अच्छे कारीगर होते हैं, जैसे मूर्तिकार हो गए, चित्रकार हो गए, वास्तुकार हो गए, मिस्त्री हो गए, इंजीनियर हो गए, दर्जी हो गए। तो इन लोगों में जो बुद्धि पाई जाती है, जो अपने क्षेत्र में एक अच्छी कला रखते हैं, उस चीज़ को बना सकते हैं। अब जैसी मेज जो है वो बड़ा ही बना सकता है, वैसी मेज और नहीं बना सकते, ठीक है। जैसी मूर्तिकार मूर्ति बना सकता है, वैसी मूर्तिकार हम नहीं बना सकते। तो ये अपने क्षेत्र में एक विशेषज्ञ होते हैं, तो उनमें जो बुद्धि पाई जाती है वो स्थानिक बुद्धि कहलाती है। तो बात करते हैं आगे अगली बुद्धि की। अगली जो आपकी बुद्धि है वो आपकी है संगीतिक बुद्धि। मतलब जो संगीत में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिनका गला काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, यह बुद्धि संगीतकार एवं गायकों में पाई जाती है। जैसे हमारी लता मंगेशकर जी हो गई, ठीक है, अनिरुद्ध हो गए, अनिरुद्ध का म्यूजिक साउथ में इस समय बहुत चल रहा है। सोनू निगम हो गए, AR रहमान हो गए,
आशा भोसले साहब हो गए। तो मतलब जिन लोगों में संगीत को लेकर के उनका गला काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, जो संगीत गाते हैं, तो उन लोगों में जो बुद्धि पाई जाती है वो हमारी कौन सी पाई जाती है, संगीतिक बुद्धि पाई जाती है। आगे देख लेते हैं, आगे आपके हैं शारीरिक गतिक बुद्धि। तो जो लोग खेलकूद के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, जैसे हमारे विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, या कोई फुटबॉलर, हॉकी खेलने वाले, कबड्डी खेलने वाले, तो जो मतलब शरीर से काफ़ी ज़्यादा क्रियाएं करते हैं, काफ़ी ज़्यादा खेल खेलते हैं, जैसे दौड़ते हैं जो लोग, ठीक है, तो उनमें जो बुद्धि पाई जाती है, जो अत्यधिक शारीरिक क्रियाएं करते हैं, तो उनमें शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है, जैसे हमारे खिलाड़ी हो गए या कोई अन्य एथलीट, ठीक है। अगली आपकी है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, जिसे कहें इंटरपर्सनल बुद्धि, ठीक है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट। ये किन लोगों में पाई जाती है, यह बुद्धि उन लोगों में पाई जाती है जो दूसरों की भावनाओं को समझ लेते हैं, दूसरों की भावनाओं के हिसाब से चलते हैं, जैसे नेता हो गए, ठीक है, नेता दूसरों की भावनाओं को समझेगा तभी तो वोट ले पाएगा। मनोवैज्ञानिक हो गई, मनोवैज्ञानिक दूसरा कैसे तरीके से सोच रहा है तभी तो पता चल पाएगा कि वो सही है कि गलत है। दुकानदार, आप कपड़े की दुकान पर आप गए तो आपको दुकानदार जो है वो किसी भी हालत में आपको कपड़ा पसंद करा ही देगा, वो आपकी सोच के हिसाब से खेलेगा, ठीक है, वो आपके हिसाब से सोच सकता है। डॉक्टर में जो बुद्धि है या कोई सामाजिक कार्यकर्ता, इन लोगों में जो बुद्धि पाई जाती है, दूसरों को समझ सकते हैं, उनमें जो होती है वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है या अंतर व्यक्तित्व बुद्धि पाई जाती है। आगे आप देख लेते हैं अंतर व्यक्तित्व बुद्धि या कहें इंट्रापर्सनल बुद्धि। इंटरपर्सनल बुद्धि उन लोगों में पाई जाती है दूसरों की जगह अपने अंदर की भावनाओं को समझते हैं, ठीक है, अपने अंदर की भावनाओं को समझते हैं, जैसे हमारे महात्मा बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी हो गए, कोई योगी हो गए या कोई संत हो गए। ये लोग जो है केवल अपने बारे में, अपने अंदर की चीज़ों के बारे में सोचते हैं, अपने जैसे समझिएगा अपने अंदर की बुराइयों को दूर करते हैं। तो इन लोगों में जो बुद्धि पाई जाती है वो पाई जाती है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, ठीक है। अब कुछ इसकी विधियाँ हैं जिनको हमें सीखना होगा, जैसे हमारी समग्र भौतिक प्रक्रिया क्या है। तो समग्र भौतिक प्रक्रिया से आपको सीडीपी में आपके 2 प्रश्न आए थे 2 अगस्त 2023 वाले एग्जाम में। तो ये क्या है, तो ये भाषा शिक्षण की एक विधि है जो शिक्षक को, जैसे शिक्षक के आदेश देने पर छात्र उसी तरीके से क्रियाएं करेगा। जैसे ऐसे समझिएगा कि आप कक्षा में एक शिक्षक हैं, आपने बच्चों से कहा हाथ ऊपर करो, बच्चा हाथ ऊपर कर रहा है। आप बच्चों से कहा कि दाएं मुड़ो, बच्चा दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो मुड़ा, ठीक है। तो इससे आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बच्चों को हम दिशाओं का ज्ञान करा रहे हैं कि दाएं मुड़ना तो बच्चा दाएं कैसे मुड़ेगा, बाएं मुड़ना बच्चा बाएं कैसे मुड़ेगा। तो बच्चा मतलब कि अपने शरीर को भी संचालित कर रहा है, चला रहा है और सीख भी रहा है। तो इस तरीके से जो बच्चे में ज्ञान होता है वो समग्र भौतिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे बच्चे से कहा दायां हाथ ऊपर करो तो बच्चा दायां हाथ ऊपर कर रहा है। अब बच्चा इससे क्या सीखा, एक तो दायां हाथ उसे पता है कौन सा वाला होगा और उसके साथ में वो हाथ भी ऊपर कर रहा है। तो इस तरीके से जो समग्र भौतिक प्रक्रिया के अंतर्गत यह विधि आ जाएगी, ठीक है। दक्षता आधारित मतलब किसी भी विषय में निपुणता पाने के लिए जो हम पठन करते हैं वो हमारा दक्षता आधारित पठन कहलाता है। छोटी छोटी सी परिभाषाएं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल जाती हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, तो यह शिक्षा प्रणाली की एक उच्च प्रणाली है, ऐसे समझिएगा। ये एक तरीके की सर्वोच्च ही है जो बच्चों के हिसाब से चलती है। इसमें बच्चा स्वयं करके सीखता है, इसमें बच्चे को ही केंद्र बिंदु माना जाता है और बच्चा सक्रिय होकर रुचि के साथ में चीज़ों को सीखता है। ये बच्चों के लिए एक तरीके से जिज्ञासा पैदा करता है, बच्चों के अंदर रुचि पैदा करता है और इसमें बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा दी जाती है। इसके जो समर्थक थे वो जॉन डीवी साहब थे। इसमें विद्यार्थी सक्रिय होकर एवं करके सीखने पर बल देता है, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा आप समझिएगा। जेंडर रूढ़िवादिता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जिसमें क्या होता है, लड़के को लड़की की तुलना में काफ़ी अधिक समझा जाता है या लड़की को किसी चीज़ में लड़के की तुलना में काफ़ी ज़्यादा समझा जाता है। ऐसे समझिएगा कि घर में खाना बन रहा है तो खाना केवल लड़कियों का ही काम है, खाना बनाना, लड़कों का नहीं। तो इस तरीके की जो आदमी के अंदर भावना होती है, जो समाज के अंदर भावना होती है, वो जेंडर रूढ़िवादिता कहलाती है। तो जो समाज में लंबे समय से चली आ रही है, जिसमें लड़का लड़की के बीच भेदभाव जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे जिसमें लड़कों की ताकत वाले गेम दिए जाते हैं जैसे भाला फेंकना, क्रिकेट खेलना, ट्रक चलाना, और लड़कियों को हल्के काम दिए जाते हैं जैसे झाड़ू लगाना, रस्सी कूदना, घर के छोटे मोटे काम करना, बर्तन धोना। तो इस तरीके के जो काम दिए जाते हैं, इस तरीके का जो प्रश्न आता है उसमें आपको जो उत्तर होगा वो जेंडर रूढ़िवादिता होगा। इसी को जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा से मतलब समझिएगा कि सभी के लिए समान शिक्षा,
चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, मंदबुद्धि वाला हो, मतलब ज़्यादा मंदबुद्धि ना हो, ठीक है, थोड़ी दृष्टिबाधित भी हो थोड़ा सा अगर, तो भी, जो वंचित वर्ग से आया उसे भी, और जो काफ़ी ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चा है उसे भी, इन सभी को मिलाकर जब एक कक्षा बनाई जाती है तो उसे समावेशी कक्षा कहते हैं। समावेशी का अर्थ है सभी के लिए समान शिक्षा। इसमें व्यक्ति को धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के हिसाब से अलग नहीं किया जा सकता एवं इसे एक उपलब्धि के रूप में लिया जाना चाहिए। इससे बहुभाषावाद का विकास होता है। ऐसे समझिएगा कि इस समावेशी शिक्षा से क्या होगा कि जैसे मान के चलिएगा कि कोई बच्चा पंजाबी है, कोई बच्चा तमिल का है, कोई बच्चा केरल का है, कोई बच्चा हिंदी का है, तो अगर वो अपनी हिंदी बोलेगा तो तमिल वाला बच्चा हिंदी सीखेगा, वो तमिल वाला बच्चा तमिल बोलेगा तो हिंदी वाला बच्चा तमिल सीखेगा। इस तरीके से हम कम से कम 6 से 7 भाषाएं सीख सकते हैं। अगर जितने ज़्यादा बच्चे होंगे कक्षा में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, तो हम उतनी ज़्यादा भाषा सीख सकेंगे। तो हमें इसे एक उपलब्धि के रूप में लेना चाहिए, इसे एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। तो समावेशी कक्षा हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। इससे शिक्षक के लिए कोई भी कठिनता के काम नहीं हो सकते। ठीक है, आगे देख लेते हैं शीर्षगामी क्या है। सिफेलोकॉडल की बात करें तो इसमें विकास बच्चे का सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, सिफेलोकॉडल ही से याद करिएगा, इससे आपको एक प्रश्न जरूर आएगा। 2024 वाले पेपर में भी आया था और 2023 वाले अगस्त में भी आया था और ऑनलाइन में भी आया है। तो जब बच्चे का विकास सर से पैर की ओर होता है तो वो सिफेलोकॉडल के अंतर्गत आता है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करें अगर समीप दूरामुख की, तो इसमें बच्चे का विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, इसमें बच्चे की सूचना पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल का विकास होता है। ऐसे मान के चलिएगा कि इसमें बच्चे की पहले जो सूक्ष्म चीज़ें होती हैं शरीर की, जैसे उंगलियों, पहले पूरे हाथ का विकास होगा, उसके बाद उसकी उंगलियों का विकास होगा, फिर धीरे धीरे मतलब पूरे शरीर का जो बड़ी चीज़ है उसका विकास पहले होगा, फिर उसके अंदर की चीज़ों का विकास होगा। यही जो आपका होता है वो आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल के अंतर्गत आता है या कहें समीप दूरामुख के अंतर्गत आता है। और इसे आपको ये केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी स्थितिपरक पद्धति। स्थितिपरक पद्धति किसे कहते हैं? तो भाषा शिक्षण के लिए वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का प्रयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति। मतलब विद्यार्थी किस तरीके से भाषा सीख रहे हैं उनकी स्थिति के अनुसार उनको पढ़ाना हमारी स्थितिपरक भाषा पद्धति के अंतर्गत आता है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मानिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा क्लास को सभी साथियों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, क्योंकि आज की क्लास आप लोगों के लिए ऐसे समझिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। और 10 से 12 घंटे का कंटेंट आपको सिर्फ 2 घंटे में दिया जा रहा है, तो आप समझिएगा आपको कितना ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके संप्रेषणात्मक उपागम क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। वह विधि जिसमें शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित होती है। समझिएगा, इसमें विद्यार्थी की वास्तविक चीज़ें, जैसे कि आपस में विद्यार्थी जब बात करके चीज़ों को सीखते हैं, हम जैसे शिक्षक हैं, हमने विद्यार्थियों को आपस में बात करवाई, ठीक है, उनसे बातचीत की, बच्चों ने कम्युनिकेशन की, तो उसके द्वारा जो भाषा को सीखा, जिस उपागम को उन्होंने सीखा उसे संप्रेषणात्मक उपागम कहते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। आगे आपका है कोड परिवर्तन। कोड परिवर्तन क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग विकल्प के रूप में करते हैं। जैसे एक बच्चा है वो हिंदी भी जानता है और अंग्रेजी भी जानता है, तो जब वो यूपी में आता है तो वो हिंदी बोलता है, अमेरिका जाता है तो वो इंग्लिश बोलता है। जैसे कोई बच्चा आपके परिवार में है वो 2 भाषाएं जानता है। अब जैसे कोई विदेश पढ़ रहा है बच्चा, चाइना पढ़ रहा है, या चाइना तो छोड़ ही दीजिए, अब अमेरिका मान के चलते हैं, अमेरिका पढ़ रहा है, तो जब वो यहाँ पे आ रहा है तो ऐसा नहीं सभी से इंग्लिश में बात कर रहा है, वो यहाँ पे अपनी भाषा में बात कर रहा है, हिंदी में बोल रहा है। लेकिन जब यही बच्चा अमेरिका में जा रहा है तो वो इंग्लिश में बात कर रहा है सभी लोगों से। तो इस तरीके से अपनी भाषा का परिवर्तन करना ही कोड परिवर्तन कहलाता है। बहुभाषावाद से समझिएगा कि इसमें विकल्प आता है कि कक्षा में जो भाषा का प्रयोग करते हैं बच्चे, उसे बहुभाषावाद का विकास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी कोड मिश्रण क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जब कोई एक ही वार्तालाप में एक से अधिक भाषा, ठीक है, ऐसे इसकी परिभाषा ही समझते हैं कि जब कोई एक ही वार्तालाप में एक भाषा से कोई एक शब्द या वाक्यांश और दूसरी भाषा से कोई दूसरा शब्द या वाक्यांश बोलता है। जैसे ऐसे समझिएगा
कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि आधे कोई सेंटेंस बोल रहा है, कोई वाक्य बोल रहा है तो आधे शब्द हिंदी में बोल रहा है, आधे शब्द इंग्लिश में बोल रहा है। जैसे कि कल मुझे जालंधर जाना था लेकिन मेरी ट्रेन मिस हो गई, तो उसने ट्रेन मिस की जो बोला वो इंग्लिश में बोला, ठीक है, और बाद बाकी हिंदी में बोला। तो एक वाक्य में जब वो दो भाषाओं का प्रयोग करता है तो वो कोड मिश्रण कहलाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कोड मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं आपकी कल्पना क्या है। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है ये, कि कल्पना एक प्रकार की मानसिक क्रिया है जिसमें वस्तु या आकृति व्यक्ति के सामने ना होने पर उसके बारे में सोचता है। जैसे हम कहते हैं कि हमने कल्पना की है कि मैं ऐसा घर बनाऊंगा, ठीक है, तो हम कल्पना करके, कोई चित्रकार है जैसे, तो किसी चीज़ को उसने देखा नहीं और फिर उसका चित्र बना देता है, तो एक तरीके से कल्पना करके ही तो बनाया उसने। ये दो प्रकार की होती है, एक तो पुनरुत्पादन कल्पना और एक आपकी होती है उत्पादक कल्पना। उत्पादक कल्पना भी आपकी दो प्रकार की होती है, एक आपकी रचनात्मक कल्पना, एक आपकी सृजनात्मक कल्पना। अब इनके बारे में जान लेते हैं क्या है। उससे पहले आप ये देखिएगा त्रिभाषा सूत्र क्या है। तो त्रिभाषा सूत्र 3 भाषाओं पर आधारित है, जिसमें पहली भाषा आपकी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा होगी, ठीक है। हिंदी भाषी राज्यों में अन्य आधुनिक भाषा भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी। जैसे मान के चलिएगा कि हिंदी जो है, जिस बच्चों की मातृभाषा हिंदी है, जैसे बच्चा यूपी का है तो उसकी जो दूसरी भाषा है हो सकता है वो अंग्रेजी सीखना चाहे अंग्रेजी सीख ले, या कोई अन्य भाषा सीखना चाहे तो वो उसको सीख ले, ठीक है। उसके बाद अगर बच्चा जो है वो हिंदी का नहीं, वो केरल का है, तो वो पहली भाषा तो मलयालम सीख ले और दूसरी भाषा वो हिंदी सीख ले, ठीक है। अब बात करें तीसरी भाषा की, तो तीसरी भाषा के रूप में वो या तो अंग्रेजी सीख सकता है या कोई अन्य भाषा सीख सकता है। तो इस तरीके की कम से कम 3 भाषाओं का सीखना हमारा त्रिभाषा सूत्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षण सूत्र क्या है इनके बारे में जानते हैं। तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, जो चीज़ें हमें पता है उससे लेकर के जो नहीं पता है उनको चलते हैं। पूर्ण से अंश की ओर चलते हैं, जो पूरी जानकारी लेते हैं, फिर उनके भाग के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम मानव शरीर के बारे में पूरे शरीर के देखते हैं पहले, फिर उसके अंगों को देखते हैं, ठीक है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं और सरल से जटिल की ओर, पहले सरल चीज़ें फिर कठिन चीज़ें। एनईपी के बारे में भी जान लेते हैं, मोटी मोटी जानकारी क्या है। तो एनईपी 2020 के इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति में जो क्या हुआ था कि इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में इनसे कहा गया था कि आप एक समिति जो हमने तैयार की है उसमें शिक्षा में क्या क्या बदलाव हो सकता है उनके बारे में बताइएगा, ठीक है। एनईपी 2020 में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय, जिसे MHRD का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इससे पहले 1968-1985 में जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। उसके बाद 2020 में शिक्षा नीति आई है और 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो तीसरी शिक्षा नीति है, ठीक है। एनईपी जो शैक्षिक पाठ्यक्रम है वो 5+3+3+4 पर आधारित है, ठीक है। और इसमें शिक्षा एवं सीखने पर अधिक ध्यान दिया गया है। तो इसकी कुछ बेसिक जानकारी है वो आप लोग पढ़ेंगे। आगे आपकी है कि एनईपी 2005 के अनुसार कक्षा 5 तक या कक्षा 8 तक मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। इन्होंने कहा कि कक्षा 5 तक हो सके तो कक्षा 8 तक बच्चे को मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए। और नई शिक्षा नीति के तहत इन्होंने एमफिल को ख़त्म कर दिया है। रटने पर और केवल परीक्षाओं पर हमें केंद्रित नहीं होना है, बल्कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करना है। सृजनात्मकता का विकास करना है, ऐसे समझिएगा कि हमें चीज़ों को केवल रटना नहीं है, हमें बच्चों को उन चीज़ों को समझाना है। हम थोड़ा जल्दी बोलते हैं इसलिए कि आप लोग उसको साथ में समझते चलें, पढ़ते चलें। अगर आपको ऐसा लगता है कि जल्दी बोल रहे हैं तो क्लास की जो स्पीड है वो थोड़ी कम कर लीजिएगा, इसको 0.75 पर कर लीजिएगा, ठीक है, 75x पर कर लीजिएगा, तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। और हम आपको इसलिए ऐसे पढ़ाते हैं कि हमें ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले जानी है, आपके कम समय में पूरा कंटेंट पढ़ाना है। 12 घंटे की क्लास का कंटेंट हमें आपको 2 घंटे में ही करवाना है, ठीक है। इसमें बहुभाषा के लिए यह प्रभावी है और सीखने के लिए इन्होंने सतत मूल्यांकन पर जोर दिया, योगात्मक मूल्यांकन पर नहीं। अच्छा, योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? जो साल के अंत में मूल्यांकन होता है वो हमारा योगात्मक मूल्यांकन होता है। और सतत मूल्यांकन जैसे कक्षा में लगातार मूल्यांकन हो रहा है, मतलब हर दिन या हर दूसरे तीसरे दिन बच्चे को ये देखा जा रहा है कि बच्चा क्या सीख रहा है, किस तरीके से सीख रहा है। तो उसमें जो मूल्यांकन होता है बच्चे का वो हमारा सतत मूल्यांकन कहलाता है। और इन्होंने त्रिभाषा सूत्र को भी अपनाना चाहिए, इसके बारे में भी कहा है, ठीक है।
आगे कुछ और छोटी सी जानकारी है इनके बारे में। तो NEP 2020 के अनुसार एक भारत श्रेष्ठ भारत पर बल दिया गया। नई शिक्षा नीति में जो शिक्षा पर है वो GDP का 6% खर्च बताया गया, ठीक है। और नई शिक्षा नीति 2030 तक, ठीक है, उन्होंने कहा क्या है 2030 तक 100% जो है वो माध्यमिक स्तर पर बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षा के साथ में जुड़ें। अब आपके कुछ और चीज़ें हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं कि महारत या निपुणता लक्ष्य कैसे कहते हैं। तो महारत लक्ष्य अपने कौशल एवं कार्यों की समझ को सुधार करने के लिए किया जाता है, मतलब जब स्वयं को बेहतर बनाने के लिए किसी कार्य को किया जाता है तो महारत निपुणता लक्ष्य कहलाता है। ये आपके एग्जाम में विकल्प के रूप में आपको देखने को जरूर मिला होगा। महारत लक्ष्य एक तरीके से दीर्घकालिक होता है और एक कार्य की निपुणता पर हासिल करने का प्रयास करता है, मतलब ये स्वयं को निपुण बनाने के लिए किया जाता है। मतलब लोग नहीं कहते आप बहुत महारथी हैं, तुम तो बहुत बड़े महारथी हो, तुम इस काम को कर ले हुए, मतलब जो स्वयं को निपुण बनाने के लिए, स्वयं को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, ये दीर्घकालिक होता है, ठीक है। यह अपने अंदर स्वयं के सुधार पाने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? इसके विकल्प आपको देखने को मिल गए होंगे। अगला आपका है प्रदर्शन निपुणता लक्ष्य। तो प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड पाने के लिए, बाहरी पुरस्कार पाने के लिए किया जाता है। अब ऐसे समझिएगा कि हम किसी बच्चे से कहते हैं कि तुम इस काम को करो, हम तुम्हें एक चॉकलेट देंगे। तो इस तरीके का जो बच्चा जो लक्ष्य पा रहा है, बच्चे को ये लग रहा है कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे तभी तो हमें चॉकलेट मिलेगी, तो दूसरों के लिए किया जा रहा है, वो हमारा प्रदर्शन निपुणता लक्ष्य कहलाता है। यह लक्ष्य अल्पकाल के लिए होता है, कुछ ही समय के लिए होता है। प्रदर्शन तो हम कुछ ही समय के लिए करते हैं। जैसे अब मान के चलिएगा आप BA BTC कर करके आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, CTET की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों सोचिएगा कि जब आपने हाई स्कूल की थी तो आप कक्षा में सबसे ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे थे, आपने अच्छे नंबर पाने के लिए कोशिश की थी, लेकिन अब आपको लग रहा है कि हम बेकार में ही परेशान थे, ठीक है। तो इस तरीके का जो प्रदर्शन निपुणता लक्ष्य होता है वो कुछ ही समय के लिए होता है। ये कर्मचारियों के कार्य पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। इसमें ये दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए किया जाता है। सबसे अच्छी लाइन समझिएगा, ये इसलिए किया जाता है कि दूसरे हमसे इम्प्रेस हो जाएं। हम हाई स्कूल में अच्छे नंबर इसलिए लाना चाहते थे क्योंकि हम दूसरों को दिखाना चाहते थे कि हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगला आपका है सामाजिकरण क्या है। तो सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, ठीक है। वो समाज के साथ में बच्चा जुड़ करके जब चीज़ों को सीखता है तो हमारा सामाजिकरण कहलाता है। परिवार जो है वो सामाजिकरण का प्रथम कारक है, और सामाजिकरण के द्वितीय कारक की बात करें तो पड़ोस, विद्यालय, समुदाय, धर्म और मीडिया आ जाएंगे, ठीक है। इससे आपको एक प्रश्न ये आएगा कि समाज का जो बच्चे का प्रारंभिक जो है वो प्राथमिक सामाजिकरण का कारक कौन है, तो वो आपका परिवार हो जाएगा। हर बार आपके हर सेट में आपको ये आया है, ठीक है। सक्रिय एजेंसी कौन सी होती हैं, तो जिनसे बच्चे का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है वो हमारी सक्रिय एजेंसी होती हैं, जैसे परिवार, रिश्तेदार, विद्यालय, आस पड़ोस। निष्क्रिय एजेंसी की बात करें तो इसका प्रभाव बच्चे पर सीधा नहीं पड़ता है, जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, पुस्तकालय हो गया, तो इसमें बच्चे का प्रभाव सीधा नहीं होता है, वो हमारा निष्क्रिय एजेंसी कहलाती है। आगे है रचनात्मक आकलन। अच्छा, रचनात्मक आकलन क्या होता है? तो रचनात्मक आकलन सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान किया जाता है। ऐसे समझिएगा कि रचनात्मक आकलन ऐसे समझिएगा कि पूरे सत्र के दौरान, जैसे बच्चा कितना सीख रहा है, कब सीख रहा है, बच्चे के सीखने में क्या कठिनाई हो रही हैं, वो लगातार कर रहे हैं। प्रत्येक कक्षा में आकर के बच्चे की तरफ ध्यान दिया जाता है, बच्चे की रुचियों के बारे में जाना जाता है, बच्चे की जिज्ञासा के बारे में जाना जाता है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही यह जांच लिया जाता है कि छात्रों ने रुचि, अभिवृत्ति, ज्ञान को किस सीमा तक प्राप्त किया है। रचनात्मक ज्ञान संज्ञानात्मक एवं समग्र विकास के लिए आवश्यक है। रचनात्मक आकलन ऐसे समझिएगा कि कक्षा में, जैसे कक्षा चल रही है, आप एक कक्षा की कल्पना करिएगा जिसमें आप प्रत्येक बच्चे के बारे में जानते हैं कि वो कैसे सीखता है, कैसे जानता है, आप उसका आकलन कर रहे हैं। अगर वो आकलन अगर आप साल के अंत में जो परीक्षाएं होती हैं केवल तभी करेंगे तो वो आपका योगात्मक आकलन हो जाएगा और वो आकलन आपका गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब आप प्रत्येक कक्षा में बच्चे को देख रहे हैं, बच्चे से प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चे के बारे में जान रहे हैं, तो उससे जो आकलन होता है वो हमारा रचनात्मक आकलन कहलाता है। इससे विद्यार्थियों के बारे में यह पता चल जाता है कि वह कितना सीख रहा है और उसको सीखने में किस प्रकार की ज़रूरत है, ठीक है। आगे आपका है समालोचनात्मक चिंतन। समालोचनात्मक चिंतन और अपसारी चिंतन आप एक तरीके से समझिएगा एक जैसा ही है। समालोचनात्मक चिंतन की बात करें तो इसमें समस्या एक बिंदु पर केंद्रित न होकर विभिन्न तरीकों पर केंद्रित होती है एवं इसके विभिन्न हल होते हैं।
इसमें चिंतन जो किया जाता है उसे समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं। इसमें प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति उसके अलग उत्तर देता है, क्योंकि इसमें वह अपने विचार रखता है। पूरी वही बात है, ठीक है। इसको पढ़ करके आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा समालोचनात्मक चिंतन के बारे में। समालोचनात्मक चिंतन में एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि उसका केवल एक ही उत्तर हो। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि 2 + 3 5, किसी से भी पूछो ये 5 ही होंगे, लेकिन इसमें ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। इसमें पूछा जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाए, पानी की समस्या को दूर कैसे किया जाए, बच्चों के पालन पोषण को किस तरीके से किया जाए, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न जब बच्चों से पूछेंगे तो बच्चा उसका प्रत्येक बच्चा या प्रत्येक बड़ा उसका अलग उत्तर देगा, ठीक है, अपने अपनी राय रखेगा। तो इसमें हम अपनी राय को रखते हैं, जो हम क्या सोच रहे हैं अपने विचार को रखते हैं। तो इसमें जो चिंतन किया जाता है वो हमारा समालोचनात्मक चिंतन कहलाता है। स्वालीनता क्या है? स्वालीनता एक प्रकार का मनोविकार है जिसमें बच्चा स्वयं को समाज से अलग कर लेता है। बच्चे को समाज के साथ जुड़ने में अच्छा नहीं लगता है, सामाजिक व्यवहारों एवं आचारों विचारों कि में भागीदारी नहीं करता। स्वालीनता से ग्रसित बच्चा अन्य विद्यार्थियों की तरह अपने भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति नहीं करता। मतलब स्वालीनता से जो ग्रसित बच्चा है वो अन्य जो बच्चे होते हैं, जैसे कुछ बच्चा सर भूख लगी है, सर पानी पियाएं, सर ये किताब मुझे दे दो, मतलब आपसे कहेंगे। लेकिन जो स्वालीनता से ग्रसित बच्चा होगा वो आपसे कम मतलब रखेगा, लेकिन अगर आप उसे कोई कार्य करने को देंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से उस कार्य को करेगा। ऐसे बच्चों के अंदर ईमानदारी बहुत ज़्यादा होती है और उन चीज़ों को एक चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा समय तो लेते हैं, लेकिन उसको अच्छी तरीके से करते हैं। ऐसे बच्चे पढ़ने में रटने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, और इनमें दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सहयोगात्मक अधिगम क्या है, इसको जान लेते हैं। तो सहयोगात्मक अधिगम वह पद्धति है जो एक समावेशी कक्षा में बच्चे को सीखने में सहायक होगी। एक मान के चलिएगा समावेशी कक्षा है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे बैठे हैं, ठीक है। तो उसमें जो सहयोग एक दूसरे का करते हैं उससे जो सीखते हैं, जैसे हमने आपसे कहा था कि तमिल वाला बच्चा हिंदी वाले बच्चे से तमिल में बोल रहा है तो हिंदी वाला बच्चा भी तो तमिल सीखेगा। तो इस तरीके से एक दूसरे के सहयोग से जो भाषाएं सीख रहे हैं, जो ज्ञान सीख रहे हैं, वो हमारा क्या हो रहा है, वो सहयोगात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। इसमें बच्चा सहयोग के साथ में एक दूसरे से सीखता है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य समाज के सभी वर्गों के बच्चों की शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट कर लेना है। मतलब सभी प्रकार के जो बच्चे हैं, चाहे वंचित वर्ग के हों, उच्च वर्ग के हों, ठीक है, सभी बच्चों को एक कक्षा में लाना, उन्हें पढ़ाना समान रूप से, वो हमारा समावेशी कक्षा कहलाता है। जब विद्यार्थी सीखने के दौरान एक दूसरे का सहयोग के साथ में सीखते हैं एवं एक दूसरे में आ रही समस्याओं का समाधान करते हैं तो सहयोगात्मक अधिगम कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका संज्ञान और संवेग क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जिन भी बच्चों को कोई भी तरीके की जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो संज्ञान और संवेग एक दूसरे से पारस्परिक जुड़े हुए होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सही बात है। इन संवेगों के बीच गतिशील परस्पर निर्भरता पाई जाती है। मतलब आपको संज्ञान और संवेग दोनों साथ में ही पूछे जाएंगे पेपर में, और आपसे कहा जाएगा क्या संज्ञान और संवेग एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। तो अगर आप जहाँ कहीं भी ये आपको मिल जाएगी संज्ञान और संवेग एक दूसरे से पारस्परिक जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है, संज्ञान और संवेग का संबंध और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं एवं एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अधिसंज्ञान क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक उच्च स्तरीय कौशल होता है, इसमें अपनी सोच के बारे में सोचना पड़ता है कि मतलब जो चीज़ हम सोच रहे हैं क्या वो सही है। तो अपने बारे में, स्वयं के बारे में जिसमें सोचना पड़ता है वो हमारा अधिसंज्ञान कहलाता है। जब विद्यार्थी अपने स्वयं के संज्ञानात्मक कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तो उन्हें अधिसंज्ञान कहते हैं। इसमें विद्यार्थी स्वयं की क्षमता एवं नियंत्रण को विकसित करने में सहायता करता है। मतलब इसमें विद्यार्थी स्वयं चीज़ों को करके सीखता है, स्वयं के बारे में जानता है। कल्पना क्या है, कल्पना के बारे में जान लेते हैं। वहाँ पर हमने उसको छोड़ दिया था, एक पेज करवाया था उसके बाद, ताकि आप लोग समझ पाएँ। तो उसमें हमने कल्पना को 2 प्रकार बताए थे। पहला एक आपका था पुनरुत्पादक कल्पना, दूसरा आपका था उत्पादक कल्पना। उत्पादक कल्पना आपकी 2 प्रकार की होती है, रचनात्मक और सृजनात्मक। इनके बारे में जान लेते हैं। किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं, उस पर मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। रचनात्मक आकलन की अगर बात करें तो इस कल्पना का प्रयोग भौतिक पदार्थों के निर्माण के लिए किया जाता है। मान के चलिएगा रचनात्मक कल्पना ऐसे समझिएगा कि हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई इंजीनियर है, तो बिल्डिंग बनाने से पहले जो अपना वो तैयार कर लेता है उसको,
ठीक है, अपना चार्ट तैयार कर लेता है कि हमें इसकी ऐसी आकृति देनी है, यहाँ पर हमें रूम रखना है, यहाँ पर हमें ऑफिस रखनी है, यहाँ पे हमें लिविंग रूम रखना है, यहाँ पे हमें स्टोर रखना है। तो इस तरीके का जो चीज़ें वो करता है, जो उसको बनने से पहले ही उसके बारे में आकृति बना लेता है, दिमाग में उसकी कल्पना कर लेता है, वो हमारी रचनात्मक कल्पना कहलाएगी। सृजनात्मक कल्पना उन लोगों में पाई जाती है जैसे कोई किताब लिख रहे हैं, कोई सिंगर हैं, जैसे संगीत है हो गया हमारा, उसमें सृजनात्मक कल्पना होती है। कहानी उपन्यास लिख रहे हैं हम, कोई ग्रंथ लिख रहे हैं, काव्य लिख रहे हैं, कोई कविता लिख रहे हैं, तो इस तरीके की कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, वो हमारी सृजनात्मकता, उसमें हम नई नई चीज़ों को सोच रहे हैं बार बार। रचनात्मकता में क्या होता है कि हम एक चीज़ को, उसकी आकृति को हमने मन में सोच लिया, कल्पना कर लिया, ऐसी बनेगी, उसको लिख दिया। लेकिन सृजनात्मकता में हम उसके नए नए तरीके भी सोच रहे हैं, नई नई ग्रंथ लिखने में जो हम सोचते हैं, चीज़ों को करते हैं, वो हमारी सृजनात्मकता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चिंतन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए जो हम कुछ सोचते हैं एवं उसका समाधान निकालते हैं तो हम चिंतन करते हैं। कोई भी समस्या हमारे सामने है तो समस्या का समाधान करने के लिए जो हम विचार करते हैं मन में, उसको कि समस्या को कैसे हल किया जाए, तब हम चिंतन कर रहे होते हैं। ठीक है, चिंतन के प्रकार अमूर्त चिंतन हो गया, जो चीज़ हमारे सामने नहीं है उसके बारे में चिंतन करना अमूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन, जो चीज़ हमारे सामने है उसके बारे में सोचना हमारा मूर्त चिंतन। सृजनात्मक चिंतन हमने आपको भी बता दिया है, कल्पना के बारे में, उस वही आपका चिंतन में भी हो जाएगा कि जो नई चीज़, हम इस चीज़ को कैसे बनाएं, कैसे क्रिएट करें, तो वो जो हमारे दिमाग के अंतर्गत आता है वो सृजनात्मकता में आता है। तार्किक चिंतन, जो आपके गणितज्ञ होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उन लोगों में इस तरीके का चिंतन पाया जाता है। जो हम कोई बड़ी जो गणितीय तार्किक समस्या को करते हैं, हल करने के लिए जो चिंतन पाया जाता है वो हमारा गणित चिंतन। जैसे कोई गणित का सवाल हम हल कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जो चिंतन करना होगा वो तार्किक चिंतन होता है। ठीक है, आगे आपके देखते हैं कि अधिगम क्या है। तो अधिगम का अर्थ सीखना होता है। ठीक है, जो अपने जीवन में हम कुछ भी करते हैं एवं किसी के बारे में जानते हैं तो हमारे सीखने के अंतर्गत आता है। अधिगम की प्रक्रिया निरंतर जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ऐसे समझिएगा कि कोई भी बच्चा है, जैसे मान के चलिएगा कोई वृद्ध है, अब वो मरने जा रहा है, अब वहाँ पर उसे एआई के द्वारा उसे समाचार सिखाया, उसने देखा, सिखाया क्या, उसने देखा। ठीक है, तो जब एआई से उसने उन चीज़ों को देखा तो उसने जाना कि अरे एआई ऐसा होता है, तो फिर भी उसने उस चीज़ को सीखा ना। तो मरते दम तक जिस चीज़ को हम सीखते हैं वो हमारे अधिगम के अंतर्गत आता है। अधिगम के लिए कुछ विशेषताएं हैं कि ये जीवन भर चलता है। सीखना जो है हमारा, अधिगम का अर्थ सीखना होता है, और सीखना हमारा जीवन भर चलता है। हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखते हैं। अगर हम पूरे दिन का अपना शाम को सोचें कि आज हमने क्या सीखा, तो हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जिनके बारे में हम सीखते हैं। ठीक है, अधिगम परिवर्तनशील होता है, सही बात है, ये सार्वभौमिक है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ ही समय के लिए, ये सार्वभौमिक है। आगे देख लेते हैं अधिगम के बारे में। ये समायोजन होता है, मतलब नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ में कुछ परिवर्तन करके, जोड़ करके हम सीख लेते हैं चीज़ों को। यह अनुभवों का संगठन है, जितना ज़्यादा अनुभव होगा उतना ज़्यादा सीखना हमारा अच्छा होगा। यह उद्देश्यपूर्ण है, एक तरीके से इसका उद्देश्य होता है किसी चीज़ को सीखना। जैसे मान के चलिएगा हमारी आप ये महामैराथन देख रहे हैं, तो इसमें आप सीटेट पास करने के लिए ही तो देख रहे हैं, तो आपका एक विशेष उद्देश्य ही तो है इसको देखने का। अधिगम विवेकपूर्ण होता है। अगर हम सही तरीके से अधिगम करते हैं तो हमें एक अंदर से एक विवेक आता है कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। ठीक है, एक सक्रिय प्रक्रिया है, मतलब इसमें सीखने के लिए इसके साथ जुड़ना होता है। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप शरीर से और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप अधिगम अच्छी तरीके से कर पाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। सीखने की इच्छा आपके अंदर कैसी है, अगर आपकी सीखने की इच्छा अच्छी है तो आप अधिगम कर पाएंगे, नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। विषय सामग्री, अगर विषय सामग्री अच्छी होगी तो हम चीज़ों को सीखेंगे, नहीं होगी तो नहीं सीखेंगे। हमारे अंदर प्रेरणा कैसी है, हमारे अंदर मोटिवेशन कैसा है। अब मान के चलिएगा किसी के अंदर मोटिवेशन इतना अच्छा होता है, किसी कार्य को करने के लिए उसे किसी दूसरे से पूछना ही नहीं पड़ता, और किसी को काफ़ी डेली कहना पड़ता है पढ़ो पढ़ो, पेपर आ रहा है, पढ़ो जल्दी से। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि महामैराथन हमने डाली उसको पढ़ने लगे, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, तब तक पेपर हो गया, फिर देखा कि अरे पेपर में तो वही आया है जो इस क्लास में कराया गया था, तो हम इस क्लास को पहले कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, वातावरण में, अब जैसे अच्छा वातावरण होगा तो हमारा अधिगम अच्छा होगा, हमारा समाज अच्छा होगा तो अधिगम अच्छा होगा, वातावरण अच्छा नहीं होगा तो नहीं होगा। समय, अगर अच्छे समय पर हमें अधिगम कराया जाए, सीखना हो तो हम अच्छी तरीके से सीखेंगे, नहीं हो तो नहीं सीख पाएंगे।
सीखने की विधि अगर बच्चे को रुचिकर तरीके से सिखाया जाए तो बच्चा अच्छी तरीके से सीख पाता है। अगर बच्चे को नहीं सिखाया गए तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। मान के चलिएगा कोई बच्चा ऐसा है जिसे सीखने में बहुत ज़्यादा रुचि है, उसे अच्छी अच्छी TLM के साथ में पढ़ा रहे हैं आप लोग, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कभी TLM जानते ही नहीं है क्या होता है, तो वो तो नहीं सीख पाएगा। अध्यापक की भूमिका अगर आप अच्छी तरीके से खेल के द्वारा बच्चों को सिखा रहे हैं तो बच्चा सीखेगा, और खेल के द्वारा नहीं सिखा रहे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। आगे आपका है कि अधिगम के कुछ नियम। एक आपका है अधिगम का मुख्य नियम, एक है अधिगम का गौड़ नियम। अधिगम के मुख्य नियम आपके आते हैं, इसमें आपका पहला है तत्परता का नियम। अधिगम ऐसे समझिएगा कि आप किसी चीज़ को सीखने के लिए कितने ज़्यादा तत्पर हैं। जब आप उस चीज़ को जितने ज़्यादा सीखने के लिए तत्पर होंगे आप उस चीज़ को उतने अधिक समय तक सीख पाएंगे। ठीक है, तो वो हमारा तत्परता का नियम। अभ्यास, हम जितनी ज़्यादा चीज़ों का अभ्यास करेंगे हम उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से उन चीज़ों को सीख पाएंगे। प्रभाव, अगर चीज़ अच्छी होगी, ठीक है, तो हम उसको अच्छी तरीके से सीखे जाएंगे। कोई भी टॉपिक हमारा अच्छी तरीके से अच्छे प्रभाव के साथ में हमें दिया जाएगा तो हम उसको अच्छी तरीके से सीखेंगे, और अगर वो अच्छी तरीके से नहीं दिया जाएगा तो हम अच्छी तरीके से उसको नहीं सीख पाएंगे। क्लास आपकी यहीं तक थी। क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ऐसे समझिएगा कि ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी। जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जिन बच्चों ने यहाँ तक क्लास देखी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमने लास्ट तक क्लास देखी है। सर क्लास आपकी कैसी लगी ये भी बताइएगा। क्लास को अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, और जहाँ कहीं भी आप लोग शेयर कर सकें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर क्लास को शेयर करेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। ठीक है, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। एग्ज़ाम निकलने के बाद बताइएगा कि क्लास आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। चलते हैं इसी के साथ में। ध्यान रखिएगा अपना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई सी भी तरीके की जानकारी के लिए हमारी व्हाट्सएप नंबर पर जुड़िएगा।